तो हेलो बच्चों, वापस स्वागत है आपका PWOLIS में। और हम संभव बैच में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। दिस इज एंशिएंट इंडिया और आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया का, विच इज अबाउट हर्षवर्धन कि गुप्ता एरा के बाद क्या हुआ, राइट है ना। कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, तो हम बात करेंगे हर्षवर्धन की, हम बात करेंगे पल्लवास की, हम बात करेंगे चालुक्यास की, राइट। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी PWOLIS और मैं ऑथर और फैकल्टी हूँ हिस्ट्री और कल्चर के लिए। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, राइट है ना। कहानी शुरू करते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जो है यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कभी कभी मैं लाइव भी आऊँगा, राइट है। तो यहाँ पे हम लोग बातें भी कर सकते हैं। तो ऑल्सो जो है ऑल दीज बैचेज, ऑनलाइन बैचेज आर लाइव, राइट ना। जो है आप जो भी आपका ईयर है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आपको बैच सपोर्ट चाहिए, राइट है ना, तो हाँ, तो संकल्प फॉर 2026, टाइटन फॉर 2026, टाइटन इंग्लिश बैच है और संकल्प हिंग्लिश बैच है, राइट है ना। इंग्लिश में लिखा होगा पर टीचर्स आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाएंगे। सिमिलरली प्रहारिस फॉर 2025, ऑप्शनल बैचेस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रारंभ जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए 2027 के लिए है, राइट। चलिए सो बात शुरू करते हैं। इसमें आप डेफिनेटली आप ये PDF फॉलो कर सकते हैं जो मैं बना रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो है RS शर्मा के 2 चैप्टर्स, एक है हर्षा एंड हिज टाइम्स और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द पेनिनसुला, राइट है ना। ये आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप UPSC फॉलो कर रहे हैं, UPSC वाला, तो उसका एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, एज ऑफ रीजनल कन्फिगुरेशन, राइट। ऑल्सो आई बेसिकली एक्सपेक्ट कि हाँ जो है वी ऑल आर ऑन ट्रैक, और जो है पीछे का जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है सब आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। मैं अटेंडेंस देखता रहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और प्रीलिम्स में इस बार, प्रीलिम्स में, मेंस में आप सब में अच्छा करेंगे। चलिए तो बात शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हर्षवर्धन की, है ना, कि हर्षवर्धन तो गुप्ता एम्पायर के बाद कहा जाता है कि हाँ जो है, और गुप्ता एम्पायर के बाद क्या कहा जाता है कि आखिरी बड़ा हिंदू राजा जो है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, तो नॉर्थ इंडिया में एक बड़ी एम्पायर हमको दिखाई दे रही है हर्षवर्धन की। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो पहले किंगडम की बात करते हैं, राइट। टाइमलाइन पे आते हैं पहले। तो हम लोग जो अब तक जो बात कर रहे थे, लास्ट डिस्कशन जो था अपना वो था गुप्ता एम्पायर का, राइट है ना। तो हमने गुप्ता एम्पायर शुरू किया था कहीं 300 के आसपास, और गुप्ता एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो जाती है, नस्ते नाबूद हो जाती है बाय 550। जो उनका लास्ट रूलर है दैट इज 550। तो 550 तक आते आते गुप्ता एम्पायर इज ओवर। और गुप्ता एम्पायर के ओवर होने के बाद, राइट ना, दिस वाज गुप्ता एम्पायर। नाउ तो गुप्ता एम्पायर ने कहीं ना कहीं आगे के लिए टोन सेट कर दिया है, राइट ना, कि जैसा गुप्ता एम्पायर यहां पे छोड़ेगी वही चीज आगे कंटिन्यू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक हमने बात करी थी कि भाई इकोनॉमी बूस्ट हुई थी मर्केंटाइल में, लेकिन इस एरा में इकोनॉमी जो है पीक भी करी है और डिक्लाइन भी करी है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का एक जो है सेट हो गया है कि आगे ट्रेड हमको बहुत रेयर, उसमें जो है बहुत फ्लरिश होता हुआ दिखाई देगा। तो मेडिवल टाइम्स में, या स्पेशली अभी आप यहीं से कह दीजिए कि हाँ बहुत पैसा आपको जो है नहीं दिखाई देगा, जैसा कभी गुप्ता एम्पायर में हुआ करता था। दूसरी बात हम लोगों ने करी थी कि हाँ जो है ब्राह्मणिज्म राइज कर गया है, राइट है ना। ब्राह्मणिज्म गुप्ता एम्पायर में राइज कर गया था, ब्राह्मणिज्म। तो कहीं ना कहीं जो रिलीजन है वो डोमिनेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द मेडिवल एरा एज वेल, और आगे यहां पे भी डोमिनेंट रहेगा, यस, ब्राह्मणिज्म। तीसरा बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, राइट है ना, लेकिन अब जो है ना, बुद्धिज्म बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा जो है स्टैग्नेंट सा रहेगा, राइट, रहेगा, इंपॉर्टेंट है अभी भी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आगे की तरफ वो मेडिवल एरा में डिक्लाइन करेगा। तो यहीं से हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, ये हमारा दरवाजा है मेडिवल का। हम लोग जहां पे खड़े हैं यहां से अब मेडिवल शुरू हो रही है। बहुत सारी किताबों में यहीं से मेडिवल चालू हो जाती है। RS शर्मा में जो है मेडिवल, या फिर UPSC वाला में मेडिवल जो शुरू करी गई है वो बेसिकली हर्षवर्धन के बाद से शुरू करी गई। मैं बैचलर से पढ़ाता हूं तो मैं ये वाला चैप्टर जो है मेडिवल पढ़ाता हूँ, ये मेरा मेडिवल का पहला चैप्टर है कि गुप्ता के बाद जो है सीधे मेडिवल, अर्ली मेडिवल एरा चालू हो जाता है एज पर उपेंद्र सिंह। तो मैं वो फॉलो करता हूँ, राइट है ना। बट RS शर्मा में जो है हर्षवर्धन इसी में दिया हुआ है, तो इसी में पढ़ लेते, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। ये सब तो एकेडमिक रीजन से जो है बांट रखा है ना। रियलिटी में ऐसे थोड़े कि हाँ यहां से एंशिएंट खत्म हो गई, यहां से मेडिवल, ये सब तो एकेडमिकली हम लोगों ने इस तरह से बांट रखा है, राइट। हमने क्या, हिस्टोरियंस ने ऐसा इस तरह से जो है कुछ को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चलिए तो फिलहाल तो 550 तक आते आते व्हाट वी रियलाइज कि गुप्ता एम्पायर, हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ ये आखिरी इतनी बड़ी एम्पायर हमको देखने को मिली कि हाँ जो है आपका ये पूरा इलाका, राइट है ना, गुजरात एंड ऑल, मालवा,
ये सारा जो पार्ट था ये आखिरी बार हमने देखा कि हाँ किसी बड़ी अंपायर का पार्ट। इतनी बड़ी अंपायर अब हम लोग नहीं देखेंगे फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगले 600 सालों तक एटलीस्ट हम लोग इतनी बड़ी अंपायर नहीं देख पाएंगे, राइट ना। तो ये एंशिएंट इंडिया की भी जो है आखिरी बड़ी अंपायर है, और मेडिवल में भी इंडियन अंपायर इतनी बड़ी जो है नहीं है, इंडियन राजा की इतनी बड़ी अंपायर नहीं है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ऑफ कोर्स एक बड़ी अंपायर क्रिएट होगी, आगे जाके मुगल्स की अंपायर बड़ी है, बट इसके आगे जो है कोई इंडियन रूलर जो है वो यहां पर आगे हमें नहीं दिखाई देगा। अनदर थिंग विच विल कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं गुप्ता से ही शुरू हो चुका है फ्यूडेटरीज। जो फ्यूडेटरीज हैं, फ्यूडेटरीज, राइट है ना, ये आगे की तरफ भी कंटिन्यू करेगा, फ्यूडेटरीज आगे की तरफ भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो जो है फ्यूडेटरी मतलब ये हो गया कि एक बड़ा राजा और उसके नीचे छोटे छोटे राजा। जैसा कि हमने कहा था कि समुद्रगुप्ता, तो समुद्रगुप्ता का एक कोर पार्ट है, लेकिन फिर छोटे छोटे राजा भी उसको रिपोर्ट करते हैं, है ना। ऐसा भी हमने समझा था, हम लोग सिविलाइजेशन में देख रहे थे, इस साइड में जो है सिविलाइजेशन मूव कर गई है, तो छोटे छोटे राजा भी उसको रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है फ्यूडेटरीज। तो फ्यूडेटरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहीं से फ्यूडलिज्म चालू हो गया है कि एक बड़ा राजा होगा, उसके नीचे छोटे छोटे राजा होंगे, राइट। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि राजा कोई बहुत स्ट्रांग राजा आगे हमको देखने को नहीं मिलेगा, राइट है ना, कि राजा कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा अपने छोटे छोटे राजाओं पे। जैसे एक मूवी आई थी पृथ्वीराज चौहान, राइट ना। पृथ्वीराज चौहान में आपने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान बार बार पूछते थे कि सामंतों चला जाए क्या, सामंतों अटैक किया जाए, राइट। उसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान एक बड़े राजा हैं और उनके नीचे छोटे छोटे सामंत एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। उनका अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। वो कहेंगे, सारे लोग कहेंगे हम आपके साथ हैं, लड़ा जाए, तो देन इट मेक सेंस। अगर सारे लोग कह दें कि नहीं नहीं राजा साहब आप अकेले जाइए, तो देन इट विल नॉट मेक सेंस, राइट। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो है फ्यूडेटरीज पे आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। मेडिवल एरा में फ्यूडलिज्म आपको दिखाई देगा कि फ्यूडेटरीज जो है का कॉन्सेप्ट आगे आपको दिखाई देता रहेगा। दूसरा, फ्यूडेटरी से ही कनेक्टेड है एक और कॉन्सेप्ट विच इज जो हम लोगों ने समझा था लैंड ग्रांट्स। तो हम लोगों ने बात करी थी कि हाँ यही गुप्ता एरा स्टार्टिंग से ही रफली, राइट, लैंड ग्रांट्स इंपॉर्टेंट होने लग गए, लैंड ग्रांट्स अब काफी इंपॉर्टेंट होने लग गए। तो लैंड ग्रांट्स यहां पे हम बात कर रहे थे कि भाई गुप्ता एरा में ब्राह्मण्स को भी लैंड ग्रांट दिया जा रहा है, राइट। बुद्धिस्ट मॉन्क को भी जो है लैंड ग्रांट दिया जा रहा है। अब ये जो है ये बेसिकली एक ट्रेंड बन जाएगा कि हाँ देना ही होता है। तो ये जो ब्राह्मण्स को जो जमीनें दी जा रही हैं, दिस विल ऑल्सो कंटिन्यू फर्दर, यस दिस विल ऑल्सो कंटिन्यू फर्दर। तो हाँ, तो ब्राह्मण्स को आगे भी लैंड ग्रांट्स दी जाती रहेंगी। बट एक और चीज हम नोटिस करेंगे अभी आगे कि हाँ अब जो है, राइट, हर्षवर्धन के टाइम से इस एरा में जहां हम एंटर कर रहे हैं, इनफैक्ट ये लैंड ग्रांट्स ऑफिसर्स को भी दिए जाने लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो ये कुछ चीजें हमें आगे परकुलेट होते हुए दिखाई देंगी कि अब आगे का दौर हमें इन सब चीजों के साथ दिखाई दे रहा है। आगे के दौर में फ्यूडलिज्म है, आगे के दौर में लैंड ग्रांट डोमिनेटिंग है, आगे के दौर में ब्राह्मणिज्म रिलीजन डोमिनेटिंग है, आगे के दौर में पैसा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा रोमन ट्रेड टाइप का जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा। टिल ये जो मैं बातें कह रहा हूं, टिल एटलीस्ट दिस विल गो टिल 1200, अगले 600 सालों तक जो है ऐसा होने वाला है। जो बात हमें मेडिवल में दिखाई देगी ढंग से, राइट ना। अभी जो है हम लोग यहां पे जस्ट पोस्ट गुप्ता की बात कर रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर गुप्ता क्या हुआ, या है ना, इमीडिएटली आफ्टर गुप्ता। तो गुप्तास के जाने के बाद हम देखेंगे कि हाँ उसके जो फ्यूडेटरीज थे वो धीरे धीरे आजाद होने लगेंगे। तो 550 में हमको क्या दिखाई देगा कि जो 550 का मैप है, राइट, लेट्स टॉक अबाउट 550, लेट्स टॉक अबाउट इमीडिएटली आफ्टर गुप्तास, पोस्ट गुप्ता। तो पोस्ट गुप्ता, तो 550 का मैप मैं बनाता हूं कि हाँ रफली 550 में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अब गुप्तास जा चुके हैं, और गुप्तास के जाने के बाद ये जो जोन है, पटना वाला जो जोन है, राइट, बिहार वाला जो जोन है, यहां पर एक डायनेस्टी आती है, वो भी अपना नाम गुप्ता ही रख लेती है। तो इनको कहा जाता है लेट गुप्तास या लेटर गुप्तास। इनका सिर्फ और सिर्फ नाम गुप्तास है, जो कि पटना पे राज्य करेंगे, राइट। सिमिलरली एक और सेंटर इंपॉर्टेंट हो रहा है विच इज कन्नौज। कन्नौज पे एक नई डायनेस्टी आ रही है, इन्हें आप कहते हैं मौखारी। मौखारी, तो मौखारी, तो हाँ, तो एक नया राज्य क्रिएट हो रहा है विच इज मौखारी, है ना, मौखारियों का राज्य है ये। इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है कन्नौज। कन्नौज प्लस अनदर किंगडम इज यहां कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर, राइट। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थानेश्वर। यहां पर एक और किंगडम आ रही है जो कि है डायनेस्टी का नाम है पुष्यभूति।
पुष्यभूति, या हम कह रहे हैं कि हाँ 550 के पास रफली जो है हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, 550 से 600 कह लो कि हमें इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, राइट है ना, पुष्यभूतिज। और जो है एक और जो है एम्पायर है जो कि, अच्छा ये कैपिटल नहीं लिखी, ये जो कैपिटल है ये कुरुक्षेत्र के पास पड़ती है, विच इज थानेश्वर, राइट। और एक और किंगडम है, वो है बेसिकली आपकी ये वाली, दिस इज द किंगडम ऑफ मैत्रकास, राइट है ना, मैत्रकास। तो ये मैत्रकास की किंगडम है, मैत्रकास है ना। मैत्रकास की राजधानी कहां है? इनकी जो राजधानी है वो है वल्लभी पे, वल्लभी। तो वल्लभी इज द सेंटर और कैपिटल ऑफ मैत्रकास। तो ये चार डायनेस्टी हमको दिखाई देंगी, मौखारीज, पुष्यभूतिज, लेट गुप्ताज एंड मैत्रकास। ये चार डायनेस्टीज, इनका पटना है एज यूजुअल, राइट है ना, पाटलिपुत्र ही है कैपिटल इनकी। और ये चार डायनेस्टीज इस समय ब्रेक हो चुकी हैं। ये कहीं ना कहीं पहले गुप्ताज के पार्ट रहे होंगे, गुप्ताज के फ्यूडेटरीज रहे होंगे, लेकिन जब गुप्ताज नहीं रहे तो इन्हीं के जो गवर्नर थे, इन्हीं के जो फ्यूडेटरीज थे, अब वो आजाद हो चुके हैं। उन्होंने अपना अपना छोटा छोटा राज्य यहां पर शुरू कर दिया है। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं कि हाँ जो है 450 के आसपास हमने देखा था कि इन्वेजन हो रहा है, राइट है ना। तो हमने एक इन्वेजन की बात करी थी जो 450 के आसपास हमने देखा था, राइट है ना, कि हम बात कर रहे थे कि यहां पे हुनास इन्वेजन या हंस इन्वेजन चालू हो चुका है, या हंस इन्वेजन। तो अनदर थिंग विच इज प्रोमिनेंट, राइट है ना, इस समय जो हमें दिखाई देगा कि हाँ इधर हंस परकुलेट कर चुके हैं, 500 तक आते आते हंस भी काफी परकुलेट कर चुके हैं। तो हंस जो है यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। अब जब यहां पे हंस एग्जिस्ट करते हैं ना, जो है ट्राइब है, राइट ना, हेप्थलाइट्स बोलते हैं, हेप्थलाइट्स। तो जब ये हंस आ गया, लेट मी शो यू द इमेज एज वेल, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ ये इस तरह का ब्रेकअप हो चुका है नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया की बात बाद में करेंगे, राइट, पेनिनसुला की बात बाद में। तो हाँ, तो ये जो हंस है ना, व्हाइट हुनास, तो ये कहीं कश्मीर, पंजाब, ये सब इलाका इनके पास आ चुका है, इनके पास आ चुका है, राइट। दिस इज अराउंड 500। तो 500 के आसपास जो है ये भी स्टैब्लिश हो चुके थे, हंस भी जो है, हुनास भी जो है स्टैब्लिश हो चुके थे। नाउ ऐसे में क्या हुनास की लड़ाई पुष्यभूतिज वगैरह से होगी? यस, पुष्यभूतिज वगैरह से हुनास की लड़ाई भी होगी, है ना, उनसे झगड़ा भी होगा, पुष्यभूतिज भारी भी पड़ेंगे यहाँ पे। तो हुनास धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएंगे, राइट, हंस जो है वो धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएंगे। तो खैर कहानी हंस की नहीं है, कहानी है पुष्यभूतिज की। तो पुष्यभूतिज में एक राजा हुए जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। यहां से कहानी चालू करते हैं। प्रभाकर वर्धन, राइट ना, ये दौर कहां का है? ये दौर रफली प्रभाकर वर्धन की बात करें तो 580 के आसपास, राइट है ना। वी आर डिस्कसिंग अराउंड 580 वी आर स्टार्टिंग विद द स्टोरी ऑफ प्रभाकर वर्धन। कहां के राजा हैं ये? पुष्यभूतिज के राजा हैं। तो पुष्यभूतिज में एक राजा हुए प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन 580, तो जो है हुनास वगैरह से भी लड़ाई कर रहे हैं। या प्रभाकर वर्धन, तो इस कहानी पे आते हैं। तो प्रभाकर वर्धन, तो इन्होंने हंस को भी हराया है वर्सेस हंस, तो इन्होंने हुनास को भी हराया है भाई, है ना, अपना राज्य स्थापित किया, है ना। 580 के आसपास इन्होंने इस इलाके में अपना राज्य स्थापित किया, प्रभाकर वर्धन ने यहां पर राज्य स्थापित किया। और इनका विवाह हुआ है यशोमती जी से। इनकी वाइफ है यशोमती। इनका जो रेन है, इनका जो है रूल है, वो 580 से 605-606 तक रहा है, राइट ना। ये सब सीई चल रहा है ना, कहने की जरूरत नहीं है। तो सीई, यहां से कहानी हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। यशोमती, अब ये जो फैमिली है ये छोटी सी बड़ा सुखी परिवार टाइप का है, जैसे राजशी प्रोडक्शंस में होता है ना कि हाँ हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, वैसे टाइप की फैमिली, एकदम हंसी खुशी फैमिली रह रही है। तो इनकी एक छोटी सी फैमिली है। इनका एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है राजवर्धन। इनकी एक बेटी है, राइट है ना, बेटी का नाम है राजश्री। इनका एक छोटा बेटा है, उसका नाम है हर्षवर्धन।
या है ना, हर्षवर्धन, राजवर्धन, राजश्री, यशोमती और जो है और ये प्रभाकर वर्धन। तो ये 5 लोग है ना, छोटा सा परिवार है ना, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, राइट है ना। इस तरह का जो है इनका हंसी खुशी परिवार है, बढ़िया चल रहा है, राइट। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ा बेटा है उसका नाम रखा गया है राजवर्धन, मतलब ये आदमी बड़ा होकर राजा बनेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, राजा है, राजा आदमी है ये। और दूसरा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का काम क्या है, खुश रहेगा, उसका नाम ही हर्ष है, राइट, हर्ष बढ़ाने वाला आदमी। तो यहाँ पे इनका काम क्या है कि हाँ ये अपना मौज मस्ती करेंगे, छोटा भाई मौज मस्ती करेगा, बड़ा भाई राज्य करेगा, ऐसा करके यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है सेटअप है, थॉट प्रोसेस है। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो रिश्ता ढूंढा जाता है राजश्री के लिए, है ना, कि बेटी बड़ी हो गई, इसकी शादी करी है। तो इसकी शादी जो है, इसकी शादी के लिए ढूंढा जाता है पड़ोस में। तो पड़ोसी जो है इनके कौन है, मौखारी। तो मौखारीज के उस समय जो है जो राजा थे वो थे ग्रहवर्मन, राइट ना। तो मौखारीज के जो राजा है, मौखारीज में इस समय राजा हुआ करते थे ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन पड़ोसी थे, राइट ना, ग्रहवर्मन। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई अपनी बेटी की शादी हम ग्रहवर्मन से करा देते हैं। तो हुआ ठीक है भाई, ग्रहवर्मन से करा दी जाए। तो यहां पे इन्होंने राजश्री का विवाह जो है, राजश्री की शादी करा दी ग्रहवर्मन से, ग्रहवर्मन, है ना। अब जब ये ऐसा हंसी खुशी परिवार होता है तो लोग जलते भी बहुत है ना। ऐसे में लोग काफी जल रहे थे। तो ऐसे में जो है वापस मैप पे आते हैं, राइट। ऐसे में पड़ोस में पास में जो है एक राज्य है गौड़। तो मैं आपको बता रहा था कि बंगाल, तो गौड़ जो इलाका है, गौड़, यहां पर राजा था शशांक। और सिमिलरली मालवा जो पार्ट है, उज्जैन वाला जो पार्ट है मालवा, यहां पे राज्य हुआ करता था देवगुप्ता का, देवगुप्ता एट मालवा। अब इन दोनों से ये हंसी खुशी परिवार देखा नहीं जा रहा, इन दोनों से ये जो है बॉन्डिंग देखी नहीं जा रही कि हाँ मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया है, राइट, पुष्पभूतिज और मौखारी में रिश्तेदारी हो गई है। तो इन दोनों से ये चीज देखी नहीं जा रही, राइट है ना। तो हाँ, तो ये क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं, किसके ऊपर, ग्रहवर्मन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहां पर कहानी एकदम से चेंज हो जाती है कि हाँ ग्रहवर्मन इज बीइंग चैलेंज्ड बाय शशांक एंड देवगुप्ता। तो यहां ग्रहवर्मन का जो सामना है वो हो गया वर्सेस शशांक ऑफ गौड़ एंड वर्सेस देवगुप्ता, या देवगुप्ता ऑफ मालवा। एंड व्हाट हैपेंड कि हाँ ग्रहवर्मन वाज किल्ड। तो ग्रहवर्मन मारे गए, प्लस राजश्री अब इन दोनों के कब्जे में आ चुकी हैं। यस, कहा जाता है कि देवगुप्ता राजश्री से शादी करना चाहते थे। तो राजश्री वॉज वेरी मच वरीड कि हाँ क्या हो रहा है। अब यही जो दौर है कि हाँ ये सब चालू हुआ है, इसी के साथ साथ एक और घटना हो चुकी है कि अभी 606, ये समय है 606 के आसपास, राइट ना। 606 में यहां पर प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई, राइट। तो प्रभाकर वर्धन की भी डेथ हो चुकी है। और यशोमती, जब हस्बैंड की डेथ हो गई है तो यशोमती ने सती कमिट कर लिया है, अपने आप को जला दिया है। तो ये फैमिली वैसे ही दुख में थी, ये फैमिली ऑलरेडी दुख में थी कि हाँ घर का जो है दामाद भी मारा गया है। तो हाँ, तो अब जो है फादर भी नहीं रहे, मदर भी नहीं रही और हस्बैंड भी चला गया है राजश्री का। यस, तो एकदम से सारी विडंबनाएं, सारे गम जो है इस हैप्पी फैमिली पे आ चुके हैं। नाउ अब बचा कौन, राजवर्धन। अब यहां पर राजवर्धन का जो है धर्म बनता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। तो राजवर्धन यहां पर निकलते हैं और राजवर्धन जाके देवगुप्ता को अटैक करते हैं और देवगुप्ता को मार देते हैं। तो ही किल्ड देवगुप्ता। बट अनफॉर्चुनेटली उल्टा भी हो जाता है कि शशांक एक्चुअली किल्ड राजवर्धन। तो ये भी मारे गए। तो अब राजवर्धन भी नहीं रहे, राइट ना। तो हाँ, तो ये कहानी एकदम जो है थोड़ा ड्रामेटिक सी हो जाती है कि हाँ एकदम से ये अब तीनों लोग नहीं हैं, ग्रहवर्मन भी नहीं है, और जो सारा दारोमदार है वो उसके ऊपर आ गया है, जो राज्य शायद करना भी नहीं चाहता था, राइट। वो राज्य के लिए बना भी नहीं था। हर्षवर्धन वॉज मोर इनटू कल्चर, ड्रामा करते थे, डांस करते थे, लिखते थे, है ना, गाना गाते थे, ये सारी चीजें किया करते थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन वॉज इन ओन जोन, राइट है ना, कि वो राज्य वगैरह करने के लिए नहीं बने हुए थे। लेकिन अब जो है सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है, पहले तो बहन की रक्षा करनी है, तो अब हर्षवर्धन राजा बने। तो यहां से 606 से राज्य चालू होता है हर्षवर्धन का, एंड दिस इज टिल 647, राइट है ना। तो हर्षवर्धन जो है एडवांस करते हैं दिस साइड एंड शशांक भाग जाते हैं। तो देन ही सेव्ड हिज सिस्टर राजश्री। तो राजश्री को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट है ना, और शशांक यहां पे भाग जाते हैं। आगे जाके 619 में शशांक की डेथ हो जाती है। यहां से 13 साल बाद ऑलमोस्ट शशांक की डेथ हो जाती है। तो ही डाइड समवेयर इन 619, राइट है ना, डाइड इन 619।
पहली बात तो ये, चलो ठीक है कि सिचुएशन संभल गई, लेकिन हाँ सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। अब अगर समझो तो अब जो है सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि भाई, सिचुएशन ये है कि मौखारी का कोई राजा है, मौखारी का कोई राजा नहीं है, और पुष्यभूति का अब नया राजा है हर्षवर्धन। तो मौखारी का जो राज्य है, मौखारी के जो है सारे मंत्रीगण हैं, सारे लोग मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कहते हैं अब क्या होगा, आगे राज्य कैसे चलेगा। तो यहाँ पे डिसाइड होता है कि ऐसा करते हैं, हर्षवर्धन को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना राज्य तो चला ही रहे, हमारा भी चला लीजिए, राइट है ना, यही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे इट वॉज आस्क्ड, है ना, ही वॉज रिक्वेस्टेड, कि हर्षवर्धन वॉज रिक्वेस्टेड कि सर हमारा राज्य भी आप ही चला लो। तो अब ये जो पुष्यभूति और मौखारी है, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, राइट, और हर्षवर्धन राजा बन जाएंगे इस पूरे इलाके के। प्लस हर्षवर्धन विल मूव हिज कैपिटल टू कन्नौज। कन्नौज बेटर जगह है, राइट ना, तो नाउ ही विल मूव टू कन्नौज। तो अब हर्षवर्धन के राज्य में, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन के राज्य में, तो नाउ हर्षवर्धन का जो राज्य है उसमें पुष्यभूति वाला इलाका भी है, ये भी है, और प्लस मौखारी भी है। और इन्होंने कहा कि हाँ भाई कन्नौज ज्यादा अच्छी जगह है, हाँ तो लेट्स शिफ्ट आवर कैपिटल टू कन्नौज। नाउ कैपिटल इज कन्नौज। यहां से अब इनका राज्य जो है चालू हो जा रहा है। तो ये एक जो है स्टोरी है, कनेक्टेड है विद हर्षवर्धन। इसके आसपास कुछ एमसीक्यू बन सकता है, यस। नाउ तो 647 हम कह रहे हैं कि हाँ किसका राज्य है, हर्षवर्धन। तो ये हम ध्यान रखेंगे, अपनी टाइमलाइन में भी इसको डाल देते हैं, राइट ना, कि हाँ 606 to 647 है ना, 606 से 647, 647 इज द रेन ऑफ हर्षवर्धना, हर्षा। ये हम रट भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत टफ बात नहीं है। 600 से 650 के बीच में हर्षवर्धन है, ऐसा हमारे दिमाग में रहेगा, राइट ना। क्यों रहेगा ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूं रटने के लिए, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए। रीजन, धीरे धीरे क्या होगा, नंबर ऑफ डायनेस्टीज वगैरह बढ़ने लगेंगी, तो कम से कम बड़े बड़े राजाओं का थोड़ा सा अगर क्रोनोलॉजी का आपको आइडिया है तो इट विल मेक मच मोर सेंस, राइट ना। तो हाँ, आसान हो जाएगा जीवन, थोड़ा सा आसान हो जाएगा जीवन। तो यहाँ पे हर्षवर्धन का जो है राज्य चालू होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ ये 4 किंगडम एग्जिस्ट करती थी, राइट ना, और अब जो है हर्षवर्धन का राज्य चालू हो रहा है। हर्षा बेसिकली केम टू पावर, और ये जो कन्नौज है अब इनकी क्या है, एक नई कैपिटल है, राइट है ना, हर्षा। नाउ हमें बेसिकली हर्षा का टीला, ये ग्वालियर वाला इलाका, या जो है ग्वालियर के पास एक तेली का मंदिर है, राइट है ना, तो वहाँ पे जो है हर्षा का बहुत सारा हमको चीज़ें मिली हुई है, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है ब्रिक बिल्डिंग्स वगैरह भी मिली हुई है, यस। चलिए, तो खैर नाउ एक और बात कि कन्नौज की बात जब हमने कही दी है, तो ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस एरा में अब पटना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब तक हमारी एंशिएंट इंडिया में पटना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट समवेयर पटना इज लूजिंग इट्स शाइन। पटना अब इंपॉर्टेंट है, राइट ना, कि हाँ कन्नौज अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं पटना अब डिक्लाइन कर रहा है। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र इज नाउ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट ना। रीजन क्या है, नाउ तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ अब हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की, तो लेट्स फोकस ऑन हर्षवर्धन। इसको पॉइंट को मैं थोड़ा अलग बताना चाहूंगा कि पटना, ना पाटलिपुत्र वॉज इंपॉर्टेंट क्योंकि अब तक ये क्या था कि हाँ एक तो सीट ऑफ पावर होता था, राइट ना, सीट ऑफ पावर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाँ ये ट्रेड वगैरह के लिए बहुत बढ़िया था, बढ़िया जो है स्पेस था ये ट्रेडिंग के लिए, राइट। अब तक जो है सही स्पेस था। लेकिन जो मेडिवल एरा है या अर्ली मेडिवल एरा जो अभी स्टार्ट हो रहा है 600 से, राइट, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, किलेबाजी इंपॉर्टेंट है, फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब धीरे धीरे किला इंपॉर्टेंट होने लग रहा है। किला बनाने के लिए थोड़ा सा अपलैंड होना चाहिए, थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया होना चाहिए, राइट। पटना क्या है, पटना नदी किनारे और बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो यहां पे किला बनाया जा सकता है, नो इट इज नॉट गुड फॉर फोर्ट। तो पहली बात तो ट्रेड अब रहा नहीं और फोर्ट यहां पे अच्छा बन नहीं सकता, तो इट इज नॉट मेकिंग सेंस। अनदर प्रॉब्लम इज कि अब जो है अब कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि इस साइड से कुछ अटैक कभी भी हो सकता है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, राइट, जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इतनी दूर से बैठ के इसको हैंडल आप नहीं कर सकते, यानी कि थोड़ा सा इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो कन्नौज कंपैरेटिवली, कन्नौज अगर देखा जाए तो कन्नौज जो है उसकी प्रॉक्सिमिटी भी है, राइट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से प्रॉक्सिमिटी भी है,
उसके पास भी है, ये थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है, तो यहां पे फोर्टिफिकेशन भी हो सकता है, प्लस प्लस जो है ट्रेड के लिए भी, चाहे नॉर्थ इंडिया का ट्रेड हो चाहे साउथ इंडिया से कनेक्ट करना हो, तो हर तरह से ट्रेड के लिए भी, जो भी ट्रेड बचा है ट्रेड के लिए भी, जितना भी ट्रेड करना है ट्रेड के लिए भी ठीक है। सराउंडिंग में फर्टाइल एरिया है, हाँ तो फर्टाइल एरिया में, फर्टाइल एरिया उधर भी था, ऐसा नहीं कि फर्टाइल एरिया नहीं था, तो हाँ तो बाकी एग्रीकल्चरल सपोर्ट भी अच्छा है, एग्रीकल्चरल सपोर्ट भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अब कन्नौज बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, कन्नौज बिकम सीट ऑफ पावर, और जो है पाटलिपुत्र किनारे हो गया है, पाटलिपुत्र साइडलाइन हो गया है। तो अभी आगे होनसांग आएंगे तो वो ये बात नोटिस करेंगे, वो हमको बताएंगे कि हाँ पाटलिपुत्र अब जो है अर्बनाइज सा नहीं लग रहा है, अब जो है उसमें वो शाइन सी नहीं रह गई है, ऐसा वो नोटिस करेंगे। चलिए, तो हमने बात करी पटना और इनकी, अब थोड़ा सा मैं आपको इस अंपायर के बारे में बताता हूँ, राइट ना। तो हाँ, तो जैसे ही ये सब हुआ 606 के बाद, नाउ हर्षवर्धन इज इन द मूड ऑफ एक्सपेंशन, कि मैं एक्सपैंड करूंगा, तो यहां से उनका एक्सपेंशन मोड चालू होता है कि हाँ ऑलरेडी बड़ा राज्य मिल गया है, अच्छा खासे रिसोर्सेज हैं, तो व्हाई नॉट, लेट्स एक्सपैंड। तो यहां से एक्सपेंशन मोड में ही आते हैं। अब जब ये एक्सपेंशन मोड में आते हैं तो वी रियलाइज तो ये नर्मदा नदी है, राइट है ना, नर्मदा, दिस इज नर्मदा, नर्मदा। तो ना, तो अब ये एक बड़ा एरिया इनको ऑलरेडी मिल चुका है, राइट है ना, ये एरिया ऑलरेडी मिल चुका है। नाउ ही इज एक्सपैंडिंग, राइट है ना, एक्सपेंशन चालू किया। अब जब एक्सपेंशन चालू किया तो इन्होंने कहा चलो नर्मदा के नीचे भी चलते हैं, पूरा ही भारत कॉन्कर कर देते हैं, और यहां पर ये नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, राइट है ना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि नीचे भी तो कोई राजा बैठा है, राइट है ना। ये जो राजा है ये है इस समय पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय, तो इनमें और जो है हर्षवर्धन में लड़ाई होती है। तो हर्षा वर्सेस पुलकेशिन, तो हर्षा एंड ये जो इनका विजय यात्रा जा रही थी, विजय रथ जा रहा था, पुलकेशिन यहां पे जीत जाता है, तो पुलकेशिन वॉन, और यहां पर वो टाइटल देता है कि मैं हूं परमेश्वर, है ना। क्या टाइटल देता है? परमेश्वरा, कि हाँ भगवान ही मान लो मुझे, है ना, हरा दिया है तुम्हें, परमेश्वरा। और हर्षवर्धन के ऊपर एक टाइटल बिस्टो करता है, राइट है ना, हर्षवर्धन को एक टाइटल मिलता है यहां पे, इनको कहा जाता है सकल उत्तर पथ नाथा। तो कहां देखूं मैं, हाँ तो सकल उत्तर पथ नाथा, तो सकल उत्तर पथ नाथा मतलब अपनी सकल उत्तर की तरफ रखो, मतलब कि हाँ सकल पूरा ही उत्तर, तो पूरा ही उत्तर पथ का नाथ हो आप, हीरो हो आप, राइट ना, वहां के राजा हो आप। तो यहां से कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाता है कि हर्षवर्धन ऊपर राज्य करेंगे और पुलकेशिन नीचे राज्य करेंगे, राइट। तो ये नर्मदा नहीं पार कर पाएंगे। तो अब जब नर्मदा नहीं पार कर पाते तो बाकी इलाके में एक्सपैंड करते हैं, बाकी इलाके में एक्सपैंड करते हैं, या अब जब बाकी इलाकों में एक्सपैंड करेंगे तब इनकी भिड़ंत एक और जो है राज्य से होगी, जो था क्या? मैत्रकास। तो यहां पे मैत्रकास बैठे हुए थे, मैत्रकास, मैत्रकास, तो मैत्रकास। अब जो मैत्रकास हैं, तो मैत्रकास में इस समय राजा हैं ध्रुव सेना 2, ध्रुव सेना 2। तो आगे जाके जब हर्षवर्धन की बेटी होती है तो इस समय जो है इनकी एक डॉटर भी है, और ध्रुव सेना 2 वॉज मैरिड टू डॉटर ऑफ हर्षवर्धन। तो ध्रुव सेना एक्चुअली हर्षवर्धन 2 के दामाद है ना, हर्ष के दामाद है ध्रुव सेना 2। तो ये भी बेसिकली अपनी ही किंगडम हो गई, है ना, दामाद बना लिया। प्लस इधर आसाम तक पहुंच चुके हैं, कामरूप किंगडम तक पहुंच चुके हैं, राइट ना। तो इधर जो है कामरूप तक जो है इनकी अंपायर एग्जिस्ट करती है। तो ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, राइट है ना, उधर बंगाल वगैरह सब जो है इन्होंने एक्सपैंड किया है, असम तक एक्सपैंड किया, यानी बंगाल तक एक्सपैंड किया ही है। तो हाँ, तो एक बड़ा राज्य क्रिएट करते हैं ये, एंड ही कैन बी टर्म्ड एज की लास्ट ग्रेट हिंदू किंग, जिन्होंने इतनी बड़ी अंपायर नॉर्थ इंडिया में क्रिएट करी है, राइट है। तो बड़ी अंपायर क्रिएट हो गई हर्षवर्धन की, यस, बड़ी अंपायर यहां पर क्रिएट हो गई। तो लास्ट ग्रेट हिंदू जो है राजा कहा गया है इनको, लास्ट ग्रेट हिंदू इनको राजा कहा गया है। ओके, तो ना, तो राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा सब कुछ जो है इनके पास आ रहा है, इनके कंट्रोल में आ रहा है, राइट है ना। चलिए, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा, तो बाय द वे जो है इनके एक, तो हर्षवर्धन वापस आते हैं, प्लस
हर्षवर्धन के कोर्ट में, तो एक तो हमने बात करी एक्सपेंशन की, दूसरी बात करते हैं कि हर्षवर्धन के कोर्ट में इनके कोर्ट पोएट है जिसका नाम है बाना, तो बान भट्ट। तो कोर्ट पोएट की हम लोग बात कर रहे थे कि कोर्ट पोएट चाहिए होता है, जैसे समुद्रगुप्ता के एक कोर्ट पोएट के मैंने बारे में आपको बताया था, राइट। मैंने बताया था कि हाँ, समुद्रगुप्ता का एक कोर्ट पोएट था, एक कवि था, और जो है उसने उनकी प्रशंसा में कुछ लिखा था। कमेंट बताओगे उसका नाम क्या था, है ना। देखिए कितने लोग पढ़ रहे हैं, राइट, है ना। तो हाँ, तो जो है कोर्ट पोएट, तो यहाँ पे इनके पास एक कोर्ट पोएट है, कोर्ट पोएट का नाम है बान भट्ट। अब बान भट्ट इज अ ग्रेट राइटर, है ना, बहुत अच्छा राइटर है। तो इसने किताब लिखी है विच इज हर्षचरित, राइट। हर्षचरित क्या है, हर्ष की बायोग्राफी है। तो जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं बेसिकली जो है ये इन्हीं सब किताबों में से सोर्स करी गई है, राइट। बाकी जो भी हमको मिला है उसके अलावा हर्षचरित इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो हमें बताता है कि हर्षवर्धन की लाइफ में क्या चल रहा था। अनदर थिंग इज कि बान भट्ट ने और भी जो है कुछ किताबें लिखी हैं, एक है कादम्बरी, एक है पार्वती परिणय, राइट। तो इसके अलावा देयर आर सम मोर बुक्स, एक पार्वती परिणय, राइट, एक है कादम्बरी। ऐसा एमसीक्यू बन सकता है, कादम्बरी। तो पार्वती परिणय और कादम्बरी। दूसरा, हर्ष हिमसेल्फ इज ऑल्सो एन ऑथर, राइट, है ना, वो भी किताबें लिखते हैं, तो हर्षवर्धन ने खुद भी कुछ किताबें लिखी हुई हैं। तो हर्षवर्धन हिमसेल्फ रोट फ्यू बुक्स। एक इनकी फेमस किताब है प्रियदर्शिका, एक है नागनंदा, और एक है रत्नावली। ये भी एमसीक्यू हो सकता है, प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली, राइट ना। तो हाँ, तो ये जो तीनों ही लड़कियों के नाम है, राइट है ना, फीमेल नेम है, प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्ना, प्रिया, नागा, है ना, ये सारा जो है क्या है ना, फीमेल नेम्स हैं। तो हाँ, तो ऐसे करके आप कुछ रट सकते हैं, है ना। तो हाँ, तो जो है ये किताबें किसने लिखी हैं, ये किताबें लिखी हैं हर्षवर्धन ने, है ना। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है भाई, यह एमसीक्यू आ सकता है। प्लस एक और सवाल जो पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन जब इतने बड़े राजा बने तो कुछ टाइटल वाइटल लेना चाहिए। तो एक तो टाइटल इंपॉर्टेंट है सकल उत्तरपथ नाथा, प्लस इन्होंने एक और टाइटल लिया है विच इज शिलादित्य। तो वन ऑफ द टाइटल जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो सकल उत्तरपथ नाथा के अलावा इन्होंने एक टाइटल लिया है शिलादित्य, ऐसा भी टाइटल लिया है हर्षवर्धन ने, शिलादित्य। तो यही कुछ पॉइंटर्स जो है इनके बारे में पूछे जा सकते हैं। अनदर थिंग इज कि इनके राज्य में जो है आते हैं, तो एक्सपेंशन की हमने बात करी, प्लस जो है एक और कहानी की बात करते हैं विच इज इन्हीं के राज्य में रफली 630 के आसपास एंट्री होती है एक ट्रैवलर की, उनका नाम है हुएनसांग। तो हुएनसांग एक चाइनीज ट्रैवलर हैं जो इनके टाइम में आए हैं। यस, एक और चाइनीज ट्रैवलर हम लोगों ने बात करी थी, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में आए थे, राइट ना, चाइना से। उनका नाम क्या था, राइट ना, बताओगे आप। तो ये हुएनसांग जो आए हैं, ये आए हैं रफली 613 के आसपास, 630 के आसपास, 630 टू 641 समवेयर जो है ये रहे हैं, 630 टू 643, 13 साल इंडिया में ये रहे। अब इनकी कहानी मैं अलग सुनाऊंगा, खाली लिख दिया है कि हुएनसांग। इनफैक्ट वहां भी टाइमलाइन पे जहां भी हर्षवर्धन आएगा तो हा से हर्षवर्धन और हा से हुएनसांग, राइट, तो दोनों जो है साथ में नाम आते हैं, दोनों नाम साथ में आते हैं। तो हर्षवर्धन और प्लस हमने बात करी कि हाँ जो है इन्हीं के रेन में एंट्री हो रही है, चाइना से आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, राइट है ना। तो हाँ, तो ये जो दौर है, दिस इज हुएनसांग, राइट, हुएनसांग, दिस इज 630 टू 643। या तो हर्षवर्धन के साथ हुएनसांग का भी नाम आता है, एक चाइनीज ट्रैवलर है हुएनसांग। इनकी कहानी मैं थोड़ा आगे सुनाऊंगा आपको। चलिए, तो खैर अब थोड़ी सी बातें, कुछ बातें जो है इनके राज्य के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं कि हाँ ये कैसा चल रहा है, राइट। बान भट्टा के अगर बारे में बताया मैंने, हुएनसांग के बारे में बताया मैंने, है ना। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट कर रही है नाउ। प्लस शशांक वगैरह की हॉस्टिलिटी की हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, पुलकेशिन की बात हमने ऑलरेडी कर ली, तो वी हैव सीन दिस। तो हर्षा का किंगडम हम लोग देख चुके हैं किस तरह का राज्य है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा, कि हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है हर्षवर्धन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस।
नाउ अगेन हर्षवर्धन का जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, राइट है ना। तो हाँ, तो हर्षवर्धन के राज्य में पहली बात तो एज यूजुअल राजा जो है, राजा एज यूजुअल राजा कोर है, राजा इज कोर, है ना कि हाँ सारी पावर इसी में से निकलती है। ये हर राज्य में हमने देखा, ये कहने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक अपना मंत्री परिषद है, उसके पास उसको एडवाइस करने के लिए अपना मंत्री परिषद है, ये भी बात ठीक है, राइट ना कि इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ जो है अपना मंत्री परिषद भी एग्जिस्ट करता है। नाउ यहां पे जो खास बात है ध्यान रखने लायक, राइट ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि अब इतना पैसा नहीं है कि बहुत हैवी ब्यूरोक्रेसी यहां पे रखी जा सके, तो बहुत सारे लोग हायर करे जाएंगे नहीं। हैवी ब्यूरोक्रेसी हमने देखी थी अशोका के टाइम में, अशोका के बाद धीरे धीरे अब हम हैवी ब्यूरोक्रेसी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कहीं हैवी ब्यूरोक्रेसी होगी। तो लाइट ब्यूरोक्रेसी है, कुछ मंत्री कुछ ऑफिसर समथिंग यही लोग हैंडल कर रहे हैं। इनफैक्ट लाइट ब्यूरोक्रेसी ही की जरूरत है, क्यों? क्योंकि भाई जो सेंट्रलाइज्ड जो कोर पार्ट है राजा का, कि हाँ ये पटना से कन्नौज तक का जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है ये कोर एरिया है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, डायरेक्ट कंट्रोल। और बाकी के जो इलाके हैं वो सब फ्यूडेटरीज हैं। जैसे कि मैत्रकास की बात कर रहे हैं तो मैत्रकास फ्यूडेटरीज हैं, कामरूप फ्यूडेटरीज हैं, और भी ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं। तो नाउ वी हैव फ्यूडेटरीज। तो हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे शुरू में कि हाँ फ्यूडेटरीज यहां पे होने चाहिए। तो यहां पे एक कोर पार्ट है जो डायरेक्ट कंट्रोल में है, बट अदरवाइज बहुत सारे ऐसे फ्यूडल जो है राज्य है, छोटे राजा है, छोटू राजा, जो बड़े राजा को रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं आप महाराजा धीराजा, हम आपके नीचे छोटू राजा, राइट। तो इस तरह से फ्यूडेटरीज इनके नीचे एक्सपेक्ट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब पूरे राज्य पे कंट्रोल करना ही नहीं है तो ज्यादा लोग हायर करके क्या करोगे, ज्यादा वैकेंसी देके क्या करोगे। तो मंत्री परिषद जो है यहां पर कोई बहुत हैवी नहीं है, और यहां पर ब्यूरोक्रेसी कोई बहुत हैवी नहीं है। इनफैक्ट another thing which we will observe over here कि ग्रेजुअली ये जो मंत्री परिषद, ये जो ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, राइट ना, ये जो ऑफिसर्स की पोस्ट हैं कई बार हमें कंबाइंड ऑफिसर्स दिखाई देंगे। कंबाइंड ऑफिसर्स कहने का मतलब कि एक ही आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, जैसे जो बान भट्ट है ना, वो जो है पता चला चीफ जस्टिस भी है, वो जो है वॉर मिनिस्टर भी है, और वही कोर्ट पोएट भी है, राइट ना। तो हाँ, तो वही कविता भी गा रहा है, वही जजमेंट भी दे रहा है, और वही जो है लड़ाई वड़ाई हो रही तो स्टडी बना रहा है ना। तो अब ऐसा क्या बहुत अच्छी कंडीशन है ये? नहीं, दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन। क्यों? क्योंकि आपका तीनों में फोकस बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। आप कहो, आपसे पूछा जाएगा कि अरे इतनी फाइलें पढ़ने क्यों हैं, जजमेंट क्यों नहीं देते हो, तो आप कहोगे अरे मैं तो कविता सुना रहा था, राइट। उससे पूछोगे कि अरे जो है ये कविता क्यों नहीं सुना रहे हो, कह रहे अरे मेरा टाइम तो उधर चला गया था। उससे पूछोगे वहां क्या कर रहे हो, क्या मेरा टाइम तो उधर चला गया था। तो ऐसे करके वो घुमाता रहेगा। तो कंबाइंड ऑफिसर्स इज नॉट अ गुड पोजीशन, है ना, सही चीज नहीं है। दूसरा चीज हमें दिखाई देगा कि यहां पर पोजीशन कई बार हेरिडिटरी भी कर दी जाएगी, कि हाँ मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। अरे राजा का बेटा राजा बनता था, यहां तक ठीक था, राइट ना। मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, ये कौन सा सेंस हुआ कि हाँ कोई बहुत अच्छा जो है वजीर था या बहुत अच्छा जो है प्रधानमंत्री था, अब उसका बेटा भी प्रधानमंत्री बन गया, ये कैसे लॉजिक हुआ। तो हाँ हेरिडिटरी भी होने लगेगी। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि राजा का कंट्रोल अपने ऑफिसर्स पे या अपने नीचे कोई बहुत अच्छा नहीं है, राइट ना। राजा का कंट्रोल पूरे उस पर बहुत अच्छा नहीं है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्रेजुअली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर, डिसेंट्रलाइज्ड एम्पायर, लाइट ब्यूरोक्रेसी या नॉट सो हैवी ब्यूरोक्रेसी, ऐसे लिखना चाहिए, राइट, नॉट सो हैवी ब्यूरोक्रेसी। प्लस अनदर थिंग विच वी विल ऑब्जर्व कि हाँ इनको पैसा देने की बजाय, राइट, इन ऑफिसर्स को सैलरी देने के बजाय इनको भी क्या दिया जा रहा है, इन ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिया जा रहा है ना। कि भाई आपकी सैलरी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, किसी अच्छे ऑफिसर को हायर कर रहे हैं तो कह रहा हम 5 लाख रुपए महीने का लेंगे, है ना। कह रहे 5 लाख रुपए तो नहीं दे पाएंगे, ऐसा करते हैं आपको बड़ी सी जमीन दे देते हैं, राइट, उसमें से पैसा निकलेगा वो आपका हो गया। तो ऐसे करके बड़ी बड़ी जमीनें दी जा रही हैं, लैंड ग्रांट दिया जा रहा है, राइट ना। तो ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दिया जा रहा है, ये भी इनको भी कहा जा रहा है कि ये टैक्स फ्री है, जैसे कि ब्राह्मणों को देते थे। इनको भी कहा जा रहा है कि हाँ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी है, आपको हम छेड़ेंगे नहीं, कोई सेना वेना आपके यहां नहीं आएगी, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, राइट। ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें जो रूल है वो थोड़ा चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अगेन ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हाँ ये बिल्कुल ही बेकार रूल है, बट
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ एक अशोक का रूल हुआ करता था जहां पे आप एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे थे, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे थे या डेस्पोटिज्म की बात कर रहे थे। एक राजा बहुत स्ट्रांग था, जो मर्जी था कर सकता था, राइट है ना, कि हाँ उसका कंट्रोल था, डीप कंट्रोल था। लेकिन यहां पर अब जो है आप ये सब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यही बातें अब जो है मेडिवल में कंटिन्यू होंगी। यही कारण है कि मैं ये चैप्टर मेडिवल में पढ़ाता हूं, राइट है ना, कि यहां से ये चीज मेडिवल में भी यही होने वाला है। यही सारी चीजें आपको मेडिवल में दिखाई देंगी, राइट है ना। खैर, तो हाँ, तो जो है लैंड ग्रांट, टैक्स फ्री, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी, ये सब यहाँ पे दिया जाने लग रहा है, ये सब यहाँ पर दिया जाने लग रहा है। इवन टू द ऑफिसर्स, इवन टू द मिनिस्टर्स, राइट है ना। फ्यूडेटरीज वगैरह आ चुके हैं, यस। सेंट्रलाइज अथॉरिटी या डायरेक्ट कंट्रोल आपका जो है कम है। ओवरऑल हमें डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई दे रहा है, ओवरऑल हमें लाइट ब्यूरोक्रेसी दिखाई दे रही है, ओवरऑल राजा की पोजीशन बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नहीं है। अब जैसे कि इनकी आर्मी की बात करें, राइट है ना, अब इनकी आर्मी के नंबर्स हमको बड़े बड़े दिखाई देते हैं कि लाखों में, कि हर्षा की आर्मी के नंबर्स हमको दिखाई देगा कि नंबर्स बहुत ज्यादा है, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। कि हाँ यहां पे जिस तरह की इकोनॉमी या पैसा दिखाई दे रहा है, वहां पे इतनी बड़ी आर्मी होना संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो इनके पास अपनी आर्मी होगी, स्टैंडिंग आर्मी होगी, राइट है ना, और प्लस इन्होंने जोड़ लिया होगा फ्यूडेटरीज की आर्मी को भी, कि फ्यूडेटरीज की ये भी तो अपने ही लोग हैं। तो हाँ, तो इनकी आर्मी का सम और अपने जो भी लोग हैं उसका सम, टोटल जो है नंबर पता चल रहा है कि टोटल नंबर इवन मौर्यन एम्पायर से भी ज्यादा है, राइट है। तो विच इज अगेन नॉट अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा जोड़ा होगा, राइट है ना। तो हाँ, तो ये सारी चीजें हमें इस राज्य में दिखाई देंगी, ये सारी चीजें जो है हमको इस राज्य में दिखाई देंगी। तो इस तरह का हमें एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है कि हाँ इट इज मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, राइट। मिनिस्टर्स और जो हाई ऑफिसर्स हैं, राइट, वो फ्यूडल प्रैक्टिसेस चालू हो गए, उनको जमीन वगैरह देने लग गए हैं। आर्मी के मैंने आपके बारे में बताया कि हाँ आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है, जो कहीं ना कहीं हमें डाउट करने में मजबूर कर रही है। तो लैंड ग्रांट्स मैंने आपको समझाया कि अब ऑफिसर्स वगैरह को भी यहाँ पे लैंड ग्रांट्स दिया जा रहा है, राइट। अब जैसे रेवेन्यू एलोकेशन देखिए कि जो भी पैसा कलेक्ट हुआ एग्रीकल्चर वगैरह से, जो भी पैसा यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, उस पूरे पैसे को 4 पार्ट में बांटा गया है। ऐसा हमें किसने बताया? हमको हुनसांग ने बताया, राइट, हुनसांग ने बताया। अच्छा, बाय द वे हुनसांग की कोई ऐसी डिफाइंड स्पेलिंग नहीं, चाइनीज नाम है, तो कहीं पे हुनसांग लिखा हुआ है, कहीं जूंगजांग लिखा हुआ है, राइट, टूंगसांग लिखा हुआ है। तो हाँ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट है ना। नाम का सुनाई में सही सुनाई दे रहा है तो ठीक है। तो हुनसांग, तो हुनसांग जो है, हुनसांग हमको बताते हैं कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो 4 पार्ट में जाता है। एक राजा का एक्सपेंसेस है, एक स्कॉलर्स के लिए रखा गया है, एक ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट की सैलरी के लिए रखा गया है, और एक बड़ा हिस्सा जो है मतलब 25% जो है, चौथा पार्ट जो है, राइट, ये आपका रिलीजियस पर्पस के लिए रखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस दौर में रिलीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता जा रहा है, होना भी चाहिए, राइट। क्यों होना चाहिए? कि जब राजा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, राइट है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, उसकी कमांड अपनी अंपायर पे डीप नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी दौर से हम समझेंगे कि हाँ रिलीजन इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है ना। तो हाँ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन बढ़ती जा रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन बढ़ती जा रही है, या है ना। और एज एक्सपेक्टेड कि यहां भी लैंड ग्रांट्स दी जा रही है, किसको? ब्राह्मण्स को, है ना। तो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिया जा रहा है, विच इज टैक्स फ्री, है ना, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी भी है, ठीक है, ऐसे ही। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने समझा कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में सारी बातें हो रही हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का और डिस्कशन करते हैं। जुडिशरी कैसा है यहाँ पे? लॉ एंड ऑर्डर, प्लस जुडिशरी। नाउ अगेन इट गोज विदाउट सेइंग कि हाँ जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं धर्मशास्त्रों के ऊपर बेस्ड है। यही दौर चल रहा था, यही हो रहा होगा। तो हाँ, धर्मशास्त्रों के ऊपर बेस्ड है। वर्ड सिस्टम इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑलरेडी ट्रेंड था, ये तो चल ही रहा था। इसके अलावा क्या हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो जुडिशरी है, ऐसा ये हुनसांग हमको बताते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, राइट ना, कि लॉ एंड ऑर्डर वर नॉट वेल मेंटेन्ड। अब नाउ दिस ऑल्सो टेल्स कि हाँ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा ठीक से मेंटेन्ड है नहीं, है ना। हुनसांग का सामान चोरी हो गया था, वो आ रहे थे रास्ते में, उनका पूरा सामान उठा के ले गए लोग, तो हाँ तो खुद ही उनकी चोरी हो गई थी। तो हाँ, तो बहुत अच्छा यहाँ पे मेंटेन नहीं था। इनफैक्ट जब आप बहुत अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं आप एकदम से पनिशमेंट बढ़ा देते हैं कि हाँ अगर कोई पकड़ा गया ना तो जान से मार देंगे, ऐसा वाला कुछ, राइट ना। तो हाँ, तो यहाँ पे इवन चोरी जो है, रॉबरी भी ऐसा है कि रॉबरी माना जाता है कि इस देशद्रोह की तरह है, राइट, ट्रीजन की तरह है, और अगर कोई पकड़ा गया तो उसका राइट हैंड ही काट देते हैं,
राइट है ना, राइट हैंड काट दिया जाता है। तो सीरियस पनिशमेंट माना गया है कि हाँ जो है रॉबरी जो है, रॉबरी इज वेरी वेरी सीरियस, और उसमें हाथ वाथ काट दिया जाता है। तो एम्प्यूटेशन ऑफ लिम्स वगैरह भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था, राइट है ना, कि हाथ पैर काट दिए जाते थे, इस तरह की यहाँ पे प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। बट अभी ह्वेनसांग आ रहे हैं तो थोड़ा बुद्धिज्म का इंपैक्ट आने लगेगा, तो धीरे धीरे कुछ चीजें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में कुछ चीजें यहाँ पर चेंज होने लगेंगी, जैसे कि जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट होने लगेगा इंस्टेड ऑफ डेथ सेंटेंस एंड ऑल, तो कुछ चीजें यहाँ पर जो है चेंज होने लग जाएंगी। चलिए, इसके अलावा जो है इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्या किसी बाहर के राजा के साथ इनकी दोस्ती थी? तो हाँ, तो जब ह्वेनसांग आया तो उन्हें पता चला अच्छा चाइना में भी अच्छा अपना इन्फ्लुएंस है, तो हाँ किसी आदमी को भेजते हैं, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को चाइना भेज दिया था एज एन एम्बेसडर, राइट है ना, प्लस चाइना से भी 2-3 लोग आए थे, तो हाँ तो जो है चाइना से 2-3 एम्बेसडर आए थे, तो आखिरी एम्बेसडर जो है वो वांग हुन से हैं, राइट, 647 के आसपास आए, और जब ये आए हैं तब तक जो है हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी, राइट। इन्होंने देखा कि कोई और राज्य कर रहा है, तो एज पर द स्टोरी, राइट, ये जो आए थे वांग हुन से, इन्होंने देखा कि कोई बेकार राजा बैठा हुआ है, तो ये 2-3 राज्यों से मदद मांग के उसको किडनैप करके चाइना लेके चले गए, राइट है ना। तो हाँ, तो दिस वाज जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। नाउ अगेन, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी नाम हो चुका था, तो चाइना और हमारे रिलेशन इस दौर में अच्छे हो गए थे। तो वन थिंग डेफिनेटली जो है इंपॉर्टेंट अबाउट हर्षवर्धन, कि उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना अच्छा बिल्ड हो गया था, कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू ह्वेनसांग, राइट है ना, कि हाँ ह्वेनसांग के आने की वजह से चाइना के साथ जो है अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो हमारे लोग भी जा रहे हैं, उनके लोग भी आ रहे हैं, राइट, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। तो 670 में एक और ट्रैवलर है इत्सिंग, ये भी आए हैं, राइट, चाइनीज ट्रैवलर, जैसे ह्वेनसांग आए थे, तो इत्सिंग आए हैं हर्षवर्धन के बाद 670 में, राइट, 650 के बाद आ रहे हैं, तो हर्षवर्धन के बाद आ रहे हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब जो है बहुत सारे जो स्टेट्स वगैरह हैं वो डिक्लाइनिंग हैं, बहुत सारे जो नाम उन्होंने सुने थे, बहुत सारे जो सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स उन्होंने सुने थे, वो डिक्लाइनिंग है। तो आफ्टर हर्षवर्धन इन्होंने डिक्लाइन ऑब्जर्व किया है इत्सिंग ने 670 में आके डिक्लाइन को ऑब्जर्व किया है। तो ये हमने बात करी एडमिनिस्ट्रेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्वेनसांग इन जनरल, कि हाँ ह्वेनसांग जो आए, राइट है ना, तो हाँ तो क्या देखा इन्होंने, ये सारी जो है बातें हम लोग करते हैं। चलिए, सो नाउ तो देयर इज एंट्री ऑफ ह्वेनसांग, तो चाइनीज पिलग्रिम है ह्वेनसांग। तो क्या है कि जो है इंडिया जो है वो बुद्धिज्म का जन्म है, और चाइना मतलब बुद्धिज्म का जन्म इंडिया में हुआ है, तो चाइना में बड़ा क्रेज है बुद्धिज्म को लेके, राइट है ना, बुद्धिज्म वहां पे मेन रिलीजन है, तो हाँ तो जो है चाइना में बुद्धिज्म को लेके बहुत क्रेज था, और हो रहा था कि नहीं जो बुद्धा की जन्मभूमि है वहां पे देख के आएंगे, वो इंडिया में इतनी सारी मोनास्ट्रीज वगैरह हैं, एक बार वहां पे पढ़ के आते, देख के आते समथिंग, है ना। तो यहाँ पे दैट वाज द रीजन कि इस क्रेज की वजह से, जैसे फाहेन आए थे तो वैसे ही ह्वेनसांग में भी था कि हाँ मैं जाऊंगा, राइट है ना। तो हाँ तो ये आते हैं, ये जो है इंडिया की तरफ निकलते हैं, राइट है ना, ह्वेनसांग जो है आते हैं, तो हाँ तो ह्वेनसांग तो 629 के आसपास अपना ट्रैवल शुरू करते, 630 रफली जो है इंडिया आ गए, राइट। सो नाउ तो व्हेन ही केम टू इंडिया, तो जो भी इन्होंने सेंटर सुने हुए, जो भी बातें उन्होंने सुनी हुई है इन्होंने, तो सारी इन्होंने विजिट करी, तो नालंदा वगैरह गए, राइट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेनली इनको बुक्स खरीदनी थी यहाँ से, तो बुक्स इन्होंने बहुत सारी जुगाड़ी कि हाँ बुद्धिज्म वगैरह में क्या टेक्स्ट चलता है, राइट है ना। तो हाँ तो अच्छा खासा समय, तो चाइना 645 तक रफली ये पहुंचे, तो 630 से 643 कहते हैं कि इंडिया में रहे। तो नाउ तो अगर हम इनको ट्रेस करें, तो ये चाइना से जो है आए थे, और ये नॉर्थ इंडिया सकाला वगैरह होते हुए, राइट है ना, ये मथुरा कन्नौज वगैरह होते हुए, तो इस एरिया में इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, नालंदा वगैरह में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, असम भी गए हैं जो है ह्वेनसांग, राइट। प्लस एक और बात जो नोटिस करने लायक है कि ही हैज़ ऑल्सो गॉन टू साउथ इंडिया, राइट है ना, कहाँ, कांचीपुरम, किसका राज्य है ये एक दूसरा राज्य है, पल्लवास का राज्य है, तो पल्लवास के राज्य में भी ह्वेनसांग आए हैं, राइट, उनकी कैपिटल है कांचीपुरम, है ना। तो भारत दर्शन करके गए, पल्लवास से भी मिलके गए हैं, प्लस ये ऊपर यहाँ पर, राइट है ना, इधर जो है ये इनके यहाँ बादामी वगैरह, तो हाँ तो जो है चालुक्यास के राज्य में भी गए हैं, चालुक्यास, राइट है ना। इस समय पुलकेशिन 2 बैठे थे, अभी बताया था मैंने आपको, तो ये भी राज्य देखा इन्होंने, ये भी राज्य देखा, फिर अपना वापस चले गए उज्जैन वगैरह होके, है ना, वापस चले गए। सो ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ जो है यू कैन से अकाउंट्स, और ये हमें बताता है इंडिया के बारे में कि हाँ इंडिया में उस समय क्या हो रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे फाहेन आए थे, नाम ले लिया मैंने, है ना, हाँ फाहेन, तो फाहेन जब आए थे तो फाहेन ने कभी चंद्रगुप्ता 2 का नाम नहीं लिया, क्योंकि चंद्रगुप्ता 2 से वो मिले नहीं थे। लेकिन यहां पर जो है जब ये आते हैं तो यहां पर इनकी मुलाकात होती है राजश्री जी से, इनकी मुलाकात होती है हर्षवर्धना से। तो नाउ तो जब ये आए, राइट ना, तो हम बात कर रहे हैं, तो हर्षवर्धन हम कह रहे हैं कि हाँ 600 से
606 से 647 है, और इसमें हुएनसांग की जो एंट्री हो रही है रफली 630 पे। तो नाउ तो इसके पहले हर्षवर्धन शैविज्म, भगवान शिव की पूजा करते थे, राइट है ना, टिल दिस पॉइंट। और यहां पे जब ये आए तो हुएनसांग की मुलाकात हुई राजश्री जी से। राजश्री हर्षवर्धन की जो सिस्टर है, राजश्री वॉज ऑलरेडी इंक्लाइंड टुवर्ड्स बुद्धिज्म, और जब हुएनसांग से मुलाकात हुई तो एकदम दोस्ती हो गई। हुएनसांग से जो है उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी, डिस्कशन होने लग गया। तो हाँ, तो हुएनसांग, तो राजश्री ने अपने भाई से मिलवाया, है ना, कि ये राजा है, भाई है। तो यहाँ पे हुएनसांग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होके यहां से जो है ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स बुद्धिज्म। तो फ्रॉम हेयर ही मूव्ड इनटू बुद्धिज्म। कौन? हुएनसांग, सॉरी, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन बुद्धिस्ट हो गए, हर्षवर्धन बुद्धिज्म की तरफ जो है इंक्लाइंड हो गए, तो बुद्धिज्म को पैटर्नेज वगैरह प्रोवाइड करने लगे। प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि हाँ भाई जो है हुएनसांग जो है, राइट, अपने इस दौर में ही हैज स्पेंट 5 years इन नालंदा। तो नालंदा में रह के पूरा डिग्री ले ली है, राइट ना, एकदम पढ़ाई करी है ना, वहां पे रह के खूब इन्होंने बुद्धिज्म वगैरह के बारे में जाना है, राइट है ना। कुछ 150 रेलिक्स लेकर गए हैं वापस, बुद्धा की बहुत सारी इमेजेस है ना, बहुत सारी मूर्तियां सोने चांदी में लेकर गए हैं, बहुत सारी किताबें लेके चले गए हैं, राइट ना। तो जो करने आए थे यही सब लेने आए थे, है ना, तो लेके चले गए, यही सब लेके वो चले गए। नाउ अब इसमें एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जब ये जो है बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड हुए, तो यहां पर फेमस है कि उन्होंने कुछ जो है ये क्या बोलते हैं, असेंबली कराई, राइट है ना। असेंबली जैसे अभी जनवरी में क्या होने वाला है, महाकुंभ होने वाला है ना, तो ऐसी ही असेंबली। तो इन्होंने एक असेंबली कराई जो है कन्नौज असेंबली। तो या तो हम इन्फ्लुएंस और हर्ष की बात कर रहे हैं कि हर्ष जो है अब तक भगवान शिव की पूजा करते थे, बट नाउ ही गॉट कन्वर्टेड, राइट ना, और जो है इस तरफ इंस्पायर्ड हो गए, इस तरफ इंस्पायर्ड हुए। प्लस मैंने आपको बताया कि हाँ, बहुत सारे जो स्टेट्स हुआ करते थे, राइट है ना, पाटलिपुत्र, वैशाली, देवर इन डिक्लाइन, ऐसा हमको ह्यूएनसांग ने बताया है, राइट है ना। प्लस यहाँ पे ह्यूएनसांग के कुछ और भी ऑब्जर्वेशन है, विल कम बैक टू असेंबली, एक दो बातें और कर लेते हैं कि हाँ, जब ह्यूएनसांग इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखो बहुत नाम सुना हुआ था कि पाटलिपुत्र में ये है, पाटलिपुत्र में वो है, प्रयाग है, वैशाली है, ऐसा, यह प्रयाग नहीं वैशाली है, तो वैशाली और ये जो है लुम्बिनी, ये सारे नाम उन्होंने बहुत सुने हुए थे अपनी कहानियों में, राइट। लेकिन जब वो इंडिया आए तब ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि हाँ, पाटलिपुत्र और वैशाली जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है, और प्रयाग और कन्नौज वगैरह बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, है ना, कन्नौज अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये बात इन्होंने कंफर्म करी जो हमने पीछे डिस्कस करी थी। दूसरा, कुछ इन्होंने यहाँ पे सोसाइटी में भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करी, जैसा एक हमने बताया लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ऑब्जर्वेशन था, उन्हीं का चोरी हो गया था, राइट। दूसरा, इन्होंने यहाँ नोटिस किया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय यहाँ पर ओवरऑल अच्छी सिंपल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो राजसी लोग हैं, नोबल्स हैं, प्रीस्ट हैं, ये लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, ऐसा भी इन्होंने नोटिस किया। प्लस इन्होंने समझाया कि हाँ, जो है अनटचेबल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, तो वर्ण सिस्टम यानी कि ये इनको भी ऑब्जर्व हो रहा है, प्लस इनको अनटचेबल्स भी ऑब्जर्व हो रहे हैं, और इन्होंने हमको बताया कि अनटचेबल्स की जो कंडीशन है वो काफी खराब है, राइट। जैसे कि अनटचेबल्स जो काम कर रहे हैं, स्कैवेंजिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, डेड जो है एनिमल्स वगैरह पे काम करते हैं, लेदर पे काम करते हैं। और दूसरा, जब भी वो शहर में एंटर करते हैं, तो एक लकड़ी ले रखे, बजाते हुए आते है ना, कि हट जाओ वरना मेरी परछाई तुमको छू लेगी, तो ऐसा करके बजाते हुए आते हैं कि हाँ, लोग उनको जगह दे दे ताकि उनकी परछाई किसी को टच ना कर दे। तो ऐसा जो है, ऐसा इनह्यूमन कंडीशन है अनटचेबल्स का, ये उन्होंने यहाँ पर नोटिस किया है। दूसरा वो गार्लिक और ओनियन वगैरह खाते हैं, तो ओवरऑल वेजिटेरियन की तरफ काफ़ी रुझान है, जबकि ये लोग प्याज खाते हैं और जो है ये लहसुन खाते हैं, है ना, ऐसा उन्होंने नोटिस किया। तो ये कुछ उन्होंने सोशो इकोनॉमिक साइड उन्होंने नोटिस किया। नाउ अनदर थिंग इज कि वो आए बुद्धिज्म के लिए थे। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ हुएनसांग हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 5 years इन नालंदा, है ना, पूरा 5 साल का जो है एक जो है एक्सटेंडेड कोर्स कर दिया है इन्होंने, लंबा कोर्स कर दिया है। तो नालंदा की स्थापना गुप्ता एम्पायर में ही हो चुकी थी, राइट ना, आपको याद होगा। तो कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर, तो कुमार गुप्ता ने ऑलरेडी नालंदा स्टैब्लिश कर चुके थे। तो नालंदा यहाँ पे एक अच्छी मोनास्ट्री है, यानी कि बुद्धिज्म ऐसा गायब नहीं हो गया है, अभी भी बुद्धिज्म चल रहा है, फ्लरिश कर रहा है, बट हाँ, वैसा बूस्ट नहीं मिल रहा जैसा बूस्ट एग्जिस्ट करता था, जैसा कभी कनिष्क ने बूस्ट कर दिया था, जैसे अशोका ने बूस्ट कर दिया था, उस तरह का पैटर्न जो है बुद्धिज्म को डेफिनेटली अब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है, यहाँ पे हुएनसांग नोटिस करते हैं कि बुद्धिज्म अभी भी प्रिविलेंट है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर परकोलेट कर चुका है, यहाँ की हवाओं में है, राइट, यहाँ के कल्चर में बुद्धिज्म है। अब क्या है कि देखो, वो बुद्धिस्ट हैं, इंडिया के बारे में उन्होंने सुना हुआ है इतना, तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र भी वैसी ही है ना, कहते हैं ना कि एवरीथिंग सीम्स येलो टू द जॉन्डिस्ड आई। तो ऐसा समझिए कि हाँ, ये फॉरेन पर्सपेक्टिव है,
कि हाँ कोई जो बुद्धिस्ट है और वो बुद्धा की जमीन पे खड़ा है तो उसे हर चीज में बुद्धिज्म दिखाई देगा, राइट है ना, कुछ वैसा ही है। तो यहां पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बुद्धिज्म अभी भी इनके हिसाब से बुद्धिज्म जो है ठीक ठाक जो है फ्लरिश कर रहा है, चल रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म के कुछ 18 सेक्ट उन्होंने यहाँ पे नोटिस किए हैं, राइट है ना। ओल्ड बुद्धिस्ट सेंटर्स भले डिक्लाइन कर रहे हो, लेकिन नालंदा इन्होंने कहा कि हाँ बढ़िया सेंटर है, बढ़िया जो है प्रॉस्पर कर रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी वगैरह की। तो महायान स्कूल अच्छा ग्रो कर रहा है, महायान स्कूल ऑलरेडी अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट है ना। तो हाँ, तो इन्होंने नालंदा के बारे में बताया, नालंदा के बारे में बताया कि हाँ ये अच्छा चल रहा है। दूसरा जो है मैंने आपको बताया कि हाँ कन्नौज पे असेंबली। तो अनदर थिंग विच इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कि जब वो हुइनसांग से मित्रता हो गई तो उन्होंने कहा कि चलो फिर एक एकदम कुंभ मेले जैसा कुछ करते हैं। तो उन्होंने एक असेंबली बुलाई कन्नौज में। तो अनदर थिंग इज असेंबली एट कन्नौज असेंबली। कन्नौज असेंबली, तो एक उन्होंने कन्नौज में जो है एक बड़ा आयोजन किया, असेंबली बुलाई, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण्स को बुलाया गया, राइट है ना, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह भी आए। तो एक बड़ा आयोजन इन्होंने कराया जिसमें जो है हजारों जो है प्रीस्ट वगैरह आए, राइट है ना, शामियाने वगैरह लगाए गए, कई दिनों का डिस्कशन हुआ उसमें। अब उसमें स्टेज पे उसमें एक जो है एक बड़ा सा एक पिलर था, उसके ऊपर बुद्धा की जो है सोने की मूर्ति रखी हुई थी, प्लस एक छोटी सी मूर्ति थी जो हर्षवर्धन अपने ही सर पे लेकर डांस करते हुए आए, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है तो इस तरीके से हर्षवर्धन सीम्स लाइक कि पूरी तरह से बुद्धिज्म में जो है विलय हो चुके थे। तो यहां पर उन्होंने जो है ह्यूएनसांग को कहा कि आप सेंटर स्टेज पे आइए, है ना, यहाँ पे बाकी जो सारे ब्राह्मण्स हैं, सारे जो प्रीस्ट हैं, उनको जो है कुछ ज्ञान दीजिए बुद्धिज्म के बारे में, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो है ह्यूएनसांग आए स्टेज पे और उन्होंने ज्ञान देना चालू किया, राइट। अब देखो, ये मत सोचो कि हाँ लैंग्वेज कौन सा होगा, क्या होगा, भाई ये पहले से पढ़ के आए थे, यहाँ भी ट्रेनिंग हो गया, तो संस्कृत वगैरह आती होगी इनको, राइट, तभी ये डिस्कशन हो पा रहा है, या कुछ उन्होंने लोकल लैंग्वेज सीख ली होगी टूटी फूटी, राइट ना, थोड़ा सा बोलने लग गए होंगे। तो फिलहाल जो है उन्होंने आके कुछ डिस्कोर्स यहाँ पर महायान बुद्धिज्म का देना शुरू किया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जो है जो ब्राह्मण थे उनको ये बात बुरी लगी, राइट है ना। क्यों बात बुरी लगी? अगेन दिस इज एज पर द बुक्स, एज पर द स्टोरी, है ना, डिस्क्लेमर इज ऑन, ऐसा कोई पर्सनल थॉट मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट है ना, कि सर कोई पर्सनल कहानी सुना रहे हैं आप, राइट है ना, ऐसा नहीं है ना, कोई पर्सनल कहानी नहीं, डिस्क्लेमर इज ऑन, राइट है ना, कि हाँ जो है कोई ऐसा पर्सनल वो नहीं है, दिस इज ऑल फ्रॉम बुक्स, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है एज पर द स्टोरी सेज कि हाँ जो है यहाँ पे जो ह्यूएनसांग ने अपना जब डिस्कोर्स दे दिया तो ब्राह्मण्स को बात बुरी लगी, उनको फिर लग रहा है जैसे अशोक आ गया था, अशोक एकदम से जो है बुद्धिस्ट हो गया था, उसने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म बैक सीट पे आ गया था, ये हर्षवर्धन भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एकदम से शामियाने में आग लग गई और वो जो पूरा टावर था वो जल गया, राइट है ना। जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ ह्यूएनसांग पे भी और हर्षवर्धन पे भी। तो हर्षवर्धन कहते हैं कि हाँ कुछ ब्राह्मण्स को उन्होंने सजा वगैरह भी दी और बोला कि हाँ अगर किसी को ह्यूएनसांग को कुछ हुआ या मुझे कुछ हुआ तो समथिंग सब पनिशमेंट होगा। तो खैर ही कंट्रोल्ड, बट दिस बिकेम अ बिग इशू। तो हाँ, तो ये फेमस असेंबली है, कन्नौज की फेमस असेंबली है, राइट है ना, कि हाँ जो है काफी लोग इस असेंबली में थे भी और जो है और इस तरह का डिस्कोर्स कुछ हुआ भी था, राइट है ना। चलिए उसके अलावा एक और असेंबली इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी, तो वन इज तो कन्नौज असेंबली, राइट है ना। कन्नौज असेंबली की हम बात कर रहे हैं, तो बुद्धा की स्टैचू वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, राइट है ना। तो हाँ, तो ह्यूएनसांग जो है ने डिस्कोर्स दिया था एंड देन असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब आर.एस. शर्मा में बाय द वे लिखा हुआ, राइट है ना। प्लस एक और इन्होंने असेंबली करी उसके बाद, विच इज प्रयाग में असेंबली करी, राइट, इलाहाबाद के पास। तो प्रयाग असेंबली, तो एक इन्होंने प्रयाग असेंबली भी करी। अब इस प्रयाग असेंबली में उन्होंने जो है सारे अपने छोटे मोटे राजाओं को बुलाया जो नीचे फ्यूडेटरीज थे। अब फ्यूडेटरीज अपना दामाद भी था, दामाद को बुलाया कि हाँ भाई आओ, है ना। तो हाँ, तो जो भी अपने फ्यूडेटरीज वगैरह थे, जो है दामाद वगैरह था कामरूप किंगडम से, है ना, तो ये सारे लोग आए भाई कि हाँ भाई राजा बुला रहा, जाना पड़ेगा। तो हाँ, तो ये सारे लोग आए, सबने अटेंड किया, राइट। यहाँ भी जो है ह्यूएनसांग ने डिस्कोर्स वगैरह दिया, यस। कहते हैं कि हाँ इसी असेंबली में हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ पर्सनल कपड़े छोड़ के सब कुछ दान कर दिया था। तो ये प्रयाग असेंबली भी जो है कनेक्टेड है ह्यूएनसांग से। तो वन इज प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली, तो दो असेंबलीज हुई हैं, दो जो है ऐसे आयोजन हुए हैं, एक आपका प्रयाग असेंबली है और एक आपका जो है कन्नौज असेंबली है, राइट। और फिर जो है 643 के आसपास, 643 के आसपास वो वापस चले गए, राइट है ना, 643 के आसपास
वो वापस चले गए। देन ही डाइड इन 647, हर्षवर्धन डाइड इन 647। राइट, चलिए, सो ये जो है हमने समझा कि हाँ ये जो है अप्रोच है किसका, यस। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। राइट, 3 किताबें हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद। राइट है ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सो PYQs देखते हैं थोड़े से, है ना, इस एरिया से जो PYQs आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक सवाल है, अगेन यूपीएससी भी स्पेलिंग में कंफ्यूज है। तो यूपीएससी ने लिखा युआन च्वांग, फिर लिखा ह्यून सांग, है ना, ऐसा करके कुछ लिखा। तो उनका लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आंसर है इसका। दूसरा सवाल है, ये हमने पहले भी सवाल देखा, बट आई थिंक नाउ वी आर रेडी फॉर दिस क्वेश्चन पूरी तरह से, कि पन्नी किसके साथ एसोसिएटेड है, अमर सिम्हा, कालिदास किसके साथ एसोसिएटेड है। 2020 का सवाल था। तो जैसे कि मैंने कहा कि हाँ भाई इनके भी कोल्ड पोएट हैं, राइट, समुद्रगुप्ता के कोल्ड पोएट हैं, तो ये इस तरह का एसोसिएशन पूछ लिया जाता है। राइट, एक सवाल और है, बे ऑफ बंगाल में ट्रेड क्यों हो रहा है, 2011 का सवाल है। राइट है ना, ये भी आप कोशिश करेंगे। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम हर्षवर्धन। अब जो हम बात करेंगे, अब हम पेनिनसुला की बात करेंगे कि हाँ भाई पेनिनसुला में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। सो एक तरफ जहां पे हम बात करें कि नॉर्थ इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं अंपायर जो है अब वो उतनी स्ट्रांग हमको नहीं दिख रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें साउथ इंडिया में दिखाई देगा, पेनिनसुलर रीजन में दिखाई देगा कि एक तरफ अब जो है आपकी अंपायर्स काफी स्ट्रांग हो रही हैं। राइट, स्पेशली नीचे काफी डीप भी हमको दिखाई देगा कि नाउ देयर आर सम स्ट्रांग अंपायर्स कमिंग इन। तो साउथ इंडिया में स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो रहा है आपका पेनिनसुलर साइड में, राइट ना, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। राइट, वी फाइंड कि हाँ जो है आपका नर्मदा के नीचे कुछ कुछ स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए डिस्कस करते हैं इसे। राइट ना, तो पहले तो जो है इस नए फेस को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। अगेन आई विल नॉट एग्जैक्टली गो थ्रू द बुक। राइट ना, जो है हम ओवरऑल समराइज करके बात करेंगे, क्योंकि इसमें रिपीटिशन बहुत है। तो हम फिलहाल अपनी टाइमलाइन से समझते हैं। तो जो हमने लास्ट एक डिस्कशन किया था, मैं आपको याद दिलाऊं, वापस आते हैं हम लोग कहां पे, वापस आते हैं मर्केंटाइल एरा में। राइट ना, मर्केंटाइल एरा से बात हम लोग शुरू करते हैं। तो मर्केंटाइल एरा में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हाँ 200 BC से 300 CE के बीच में, उस समय हम लोग बात कर रहे थे कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन सी अंपायर है भाई। राइट, याद आ रहा है आपको। तो एक तो हम बात कर रहे थे कि हाँ एक तो सतवाहनास की हमने बात करी थी। राइट ना, कि हाँ सतवाहनास एक स्ट्रॉन्ग अंपायर बन के निकली है, सतवाहनास निकले। राइट ना, सतवाहनास। और साथ ही साथ हमने क्या बात करी थी, हम संगमेश पढ़ रहे थे इसी दौर में। राइट ना, हमने कहा था क्या कि यहाँ पे हैं भाई चोलास। राइट ना, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसे, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में वी हैव चोलास, तमिलनाडु में नीचे मदुरई साइड में वी हैव पांड्यास, और आपके इधर केरला साइड में चेरास। तो ये कुछ छोटा सा चीफडम कुछ कुछ चालू हुआ था, छोटे छोटे राज्य यहां पे हम लोगों ने चालू किया था। हमने से कहा था संगमेश। अब यही गुप्ता एम्पायर में जब लोग एंटर करते हैं 300 से 600 के बीच में जब हम लोग हैं, राइट ना, तो अब इस दौर में आते हैं। तो 300 से 600 के दौर में गुप्ता एम्पायर में हम देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर में हमें कुछ कुछ बदलाव दिखाई देगा। अब जो है सतवाहनास नहीं रहे, एंड सतवाहनास वर रिप्लेस्ड बाय, यहां पर इस एरिया में पहले आते हैं आपका जो है कृष्णा गोदावरी वाला जो एरिया है, राइट, जहां पे अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है। तो नागार्जुन कोंडा कैपिटल के साथ एक राज्य आता है विच इज योर इक्ष्वाकुस। राइट, यहां पे बुद्धिज्म ग्रो करेगा, दिस इज एट नागार्जुन कोंडा। तो एक तो राज्य छोटा सा ये क्रिएट हुआ है, नागार्जुन कोंडा। तो एक छोटा सा राज्य ये क्रिएट हुआ है जहां पे बुद्धिज्म का जो है अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। दूसरा हम एक और जो बात कर रहे थे जो है गुप्ता एम्पायर के साथ, कि हाँ ऊपर गुप्ताज हैं, राइट ना, गुप्ताज का वर्चस्व है ऊपर, और ये नीचे तक भी आते हैं। और हम बात कर रहे थे कि डेक्कन एरिया में एक राज्य है विच इज वाकाटकास। तो इस दौर में डेक्कन इज बीइंग रूल्ड बाय वाकाटकास। और वाकाटकास में एक दो बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि हाँ जब हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त टू की, चंद्रा टू, तो चंद्रा टू के दौर में इनकी एक बेटी है प्रभावती गुप्ता। ऐसा बात करी थी हम लोगों ने, प्रभावती गुप्ता। इनका विवाह हो जाता है वकटका रूलर से, और फिर वकटका रूलर की डेथ हो जाती है। तो प्रभावती गुप्ता यहां पर रिजेंट क्वीन बन गई थी। एक बात मैंने आपको ये बताई थी। तो कहीं ना कहीं चंद्रा का जो इंपैक्ट है वो यहां भी देखने को मिलता है। यस, अनदर थिंग इज वकटका में एक राजा हुए जिनका नाम है हरिसेना। तो एक प्रभावती के बाद जो है हरिसेना। इनका कंट्रीब्यूशन है अजंता केव में।
तो अजंता केव्स बनी है इस समय, अजंता केव्स और बनी है, पहले भी बनी थी, सतवाहनास के टाइम में भी थी, लेकिन हाँ जो है अब उसमें और डेवलपमेंट हुआ है, तो अजंता में डेवलपमेंट हुआ है हरिसेना। यही दो फैक्टर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट ना, वकटकास। इसके अलावा कुछ कुछ हमें किंगडम्स और दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है नॉर्दर्न कर्नाटका पार्ट में देयर आर कदम्बास। तो ये एक ठीक ठाक किंगडम हमें सुनाई देगी, कदम्बास इन दी नॉर्दर्न कर्नाटका। ये कैसा राज्य है? ये ब्राह्मणिकल राज्य है, राइट ना। 350 के आसपास गुप्ता एम्पायर में शुरू हो रहा है ये, 350 के आसपास वी हैव कदम्बास। इनफैक्ट चंद्रगुप्ता टू का मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप कदम्बास के साथ भी था, उनकी एक जो वाइफ थी वो कदम्बास की राजकुमारी थी। ये कैसा राज्य है? ये ब्राह्मणिकल राज्य है, राइट ना। तो हाँ, तो यहां ब्राह्मण्स को सपोर्ट मिला है, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर ब्राह्मण्स को सपोर्ट मिला है, ब्राह्मण्स प्लस एक लोअर कर्नाटका में, सदर्न कर्नाटका में, मैसूर वाले इलाके में एक और छोटी सी किंगडम है विच इज योर गंगास ऑफ मैसूर कहते हैं, गंगा ऑफ मैसूर। ये कैसा राज्य है? ये जैनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जैनिज्म। तो ये भी यहां छोटा सा राज्य करता है। तो कुछ ऐसे हमें छोटे छोटे राज्य हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता एरा में 300 से 600 के बीच में, राइट ना, 300 to 600 के बीच में हमें कुछ ऐसे नाम सुनाई देते हैं कि वकटकास हो गए, कदम्बास हो गए, गंगास और मैसूर हो गए। कुछ हमें ऐसे मल्टीपल स्टेट्स का डेवलपमेंट, कुछ नहीं तो 20 स्टेट्स का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, जिसमें ये 4-5 नाम हमें कम से कम पता होने चाहिए कि हाँ भाई श्वाकूस हैं, कदम्बास हैं, गंगास हैं, वकटकास हैं। नाउ दीज आर वेरी स्मॉल किंगडम्स, तो इसीलिए इसमें हम लोग को बहुत रिसर्च नहीं करनी, कोई बहुत डीप नहीं जाना, राइट नाउ। कहानी कहां पे चेंज होती है? अच्छा, एक और चीज, एकदम सदर्न पार्ट में हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हो रहा है इस दौर में। यहां पे तो संगम था, राइट ना, यहां पे तो हम कह रहे हैं कि हाँ दिस इज संगम एज, बट संगम जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि पोस्ट संगम एरा में भी कुछ कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है, राइट। तो माना जाता है कि हमें यहां का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट इस समय कुछ तो दिक्कतें हैं यहां पे इस इलाके में। तो यहां पे कलाभराज जो है, कलाभराज एग्जिस्ट करते हैं और कहा जाता है कि दिस इज कलाभराज रिवोल्ट। ये कहते हैं कि हाँ ये बुद्धिज्म सपोर्टर हैं और ये ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए माना जाता है कि अच्छा दौर नहीं है यहाँ का। दे डोंट सपोर्ट ब्राह्मणिज्म, दे सपोर्ट बेसिकली बुद्धिज्म। नाउ अब यहां पर तो दिस इज द स्टेट जहां पे कुछ कुछ हमें कई सारे छोटे छोटे ऐसे राज्य दिखाई दे रहे हैं, 300 to 600। बड़ा नाम क्या था? गुप्तास। अब हमारा मुद्दा क्या है? अब हमारा मुद्दा यह है कि हाँ भाई इसके बाद क्या हुआ, राइट ना, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। 600 के बाद की कहानी, राइट ना, 600 से लेट से 750 के बीच में, और 750 से ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमारी मिडिवल इंडिया शुरू हो जाती है। तो 750 इज द पॉइंट जहां से हमारी मिडिवल इंडिया चालू हो जाएगी, है ना, एज पर दी एनसीईआरटीज एंड ऑल, राइट ना, कि हाँ यहां से क्या है, मिडिवल इंडिया जो है यहां से 750 से माना गया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आप देखेंगे कि 750 से ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की कहानी वो लोग शुरू करते हैं। नाउ अब 600 से 750 के बीच में एक हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम कर चुके हैं विच इज ऑफ हर्षवर्धन, हर्षा। तो हर्ष का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि नॉर्थ इंडिया में उन्होंने अंपायर एस्टैब्लिश करी, अभी हमने डिस्कशन किया। अब इसी के साथ साथ नर्मदा नदी के नीचे मैं आपसे कह रहा था कि नर्मदा नदी के नीचे एक राज्य एग्जिस्ट करता है विच इज ऑफ चालुक्यास। तो एक कहानी इनकी बात करते हैं, चालुक्यास। और इधर कांची पे जो है एक राज्य एग्जिस्ट करता है तमिलनाडु में विच इज ऑफ पल्लवास, पल्लवास। यहीं पे छोटा सा एक और राज्य है मदुरई पे विच इज ऑफ पांड्यास, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इनकी कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है, राइट। ऐसा कहा जाता है कि हाँ जो कलाभराज जो थे, तो कलाभराज को हराने में इन सबका योगदान है, राइट है ना, कि हाँ जो है गंगास भी हैं, चालुक्यास भी हैं, पल्लवास भी हैं, पांड्यास भी हैं, सबने मिलके कहीं ना कहीं जाके जो है कलाभराज को मिटा दिया, कलाभराज को हरा दिया। तो कलाभराज खत्म हो गए और यहां से जो है नई नई अंपायर हमको दिखाई दी। तो अभी हमारे लिए मेन मुद्दा जो है, राइट है ना, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इज पहला चालुक्यास और दूसरा पल्लवास, राइट। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं चालुक्यास की। तो चालुक्यास, तो नाउ चालुक्यास, तो ये जो पार्ट है, राइट ना, दिस इज चालुक्यास।
तो यहाँ पे जो मेन फाउंडर माने गए हैं, राइट है ना, जो पहला जो नाम हमें सुनाई देता है वो है पुलकेशिन वन, राइट है ना। क्या नाम है? पुलकेशिन वन। तो अगर मैं इसे टाइमलाइन पे डालूं, सॉरी, यहां कहानी में हम 600 के बाद की बात कर रहे हैं, राइट है ना, लेकिन 600 तो बाद में आएगा, राइट है ना। कह देते हैं कि दिस इज 600, रफली 600 के बाद की बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो जो पहला नाम हमें सुनाई देता है चालुक्यास में वो 600 से थोड़ा सा पहले है, इट इज पुलकेशिन वन। तो 535 से 566, सो 535 टू 566 वी हैव पुलकेशिन वन, पुलकेशिन वन। तो ही हैज एक्टेड एज अ फाउंडर। तो यहां से छोटा सा राज्य चालू हुआ है, कहां जो है किनका? पुलकेशिन वन का जो है एक छोटा सा राज्य चालू हुआ है। कैपिटल क्या है इनकी? कैपिटल है इनकी बादामी। तो नॉर्दर्न कर्नाटका में एक जगह है बादामी, बादामी। तो बादामी इज द कैपिटल, बादामी। इसी के पास कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कैपिटल। तो बादामी के पास है ना, बादामी से बहुत पास है ना, जैसे कि जो है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी पे दो जगह और आती हैं, राइट ना। एक है आपका ऐहोल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है आपका पट्टडाकल। तो ऐहोल एंड पट्टडाकल, तो तीन सेंटर्स हम लोग ध्यान रखेंगे चालुक्यास के राज्य में। पहला है आपका जो है बादामी, क्योंकि उनकी कैपिटल है, इसीलिए इनको बादामी चालुक्यास भी कहा जाता है, क्योंकि आगे अभी इनके और वंशज भी आएंगे, और भी चालुक्यास आएंगे, राइट। तो उनके वंशज को आगे ईस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास ऐसा भी कहा जाएगा। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको क्या कहा जाता है? बादामी चालुक्यास। तो बादामी चालुक्यास के राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बादामी चालुक्यास में जो पहला नाम हम कह रहे हैं, पहला नाम इंपॉर्टेंट है पुलकेशिन वन, कि हाँ 550 के आसपास रफली इस राज्य की शुरुआत हो रही है। इन्होंने हरा दिया कदम्बास को, राइट ना, कि कदम्बास को इन्होंने हरा दिया, तो डिफीटेड कदम्बास, और अपना राज्य स्थापित किया, राइट ना, कि हाँ डिफीटेड कदम्बास। एंड कदम्बास ऐसा नहीं गायब हो गए, लेकिन हाँ जो है कदम्बास को हराने के बाद इन्होंने राज्य शुरू किया। प्लस ही इज नोन फॉर अश्वमेध यज्ञ, इन्होंने कुछ अश्वमेध यज्ञ भी किया। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हाँ जो है इनका जो है इंक्लिनेशन है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मनिज्म की तरफ है। तो हाँ, तो ये जो पुलकेशिन का टाइम है, या फिर पुलकेशिन ना कह के चालुक्यन अगर आप टाइम कहें, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ब्रह्मनिज्म है। राजा का जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स ब्रह्मनिज्म है। क्या यहाँ भी लैंड ग्रांट होगा? यहाँ भी लैंड ग्रांट होगा। क्या वैसा ही राज्य यहाँ भी स्थापित हो रहा होगा? वैसा ही राज्य यहाँ भी स्थापित हो रहा होगा, सेम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो हाँ, तो वही बातें जो हमने दूसरे राज्यों में देखी हैं, वही सारी चीजें अराही वही है। तो लैंड ग्रांट, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट एटसेट्रा, राइट, फ्यूडल जो है स्टेट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें हमको यहां भी दिखाई देंगी। इसमें कोई ऐसी जो है नई बातें नहीं, राइट। तो इनके कुछ टाइटल भी लिए, जैसे इन्होंने टाइटल लिया है सतश्रेया का, टाइटल लिया है राणा विक्रमा। तो ये अपने आप को राणा विक्रमा कहते हैं, राणा विक्रमा। तो सतश्रेय है ना, सतश्रेय राणा विक्रमा पुलकेशिन वन, ऐसा करके नाम कहते हैं ये, राणा विक्रमा, राणा विक्रमा। तो द फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट नेम इज पुलकेशिन वन। तो पुलकेशिन वन से जो है ये कहानी चालू होती है। नाउ आफ्टर पुलकेशिन वन इनके दो बच्चे हैं, राइट है ना, एक है कीर्तिवर्मन और एक है मंगलेशा। तो कीर्तिवर्मन एंड मंगलेश। तो पुलकेशिन वन के दो बेटे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हाँ द स्टोरी वॉज अबाउट पुलकेशिन वन, पुलकेशिन वन। अब इनके दो बेटे हैं, एक है आपके कीर्तिवर्मन और दूसरे हैं मंगलेश, राइट। तो कीर्तिवर्मन और मंगलेश, यहां पे दो बच्चे हैं इनके। तो जो बड़ा बेटा है कीर्तिवर्मन, ये बन जाएगा राजा। तो अगला जो रेन है वो कीर्तिवर्मन का है। तो कीर्तिवर्मन के रेन में हमको एक्सपेंशन दिखाई देगा। तो टिल रफली 598 ये जो राज्य है, राइट है ना, ये जो राज्य है ये कीर्तिवर्मन का है। और एक्सपेंशन वगैरह होगा, और एक्सपेंशन होगा इनके राज्य में। नाउ अब कीर्तिवर्मन की डेथ के बाद उनका जो बेटा है वो छोटा है, राइट, उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है। क्या नाम है उसका? इनके बेटे का नाम है पुलकेशिन। तो इनके बेटे का भी नाम पुलकेशिन ही है। तो पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय अभी छोटे हैं। तो यहां पे मंगलेश चाचा थोड़ी देर के लिए राजा बन जाएंगे। तो टिल रफली 610 यहां पे मंगलेश चाचा राजा हैं। तो बीच में 610 तक मंगलेश चाचा राजा हैं।
राइट। लेकिन फिर चाचा को हरा के मंगलेश टू राजा बनेगा, सॉरी पुलकेशिन टू राजा बनेगा, यस। तो 610 से 642 तक, 642 is the greatest पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू। तो पुलकेशिन टू, तो सबसे बड़ा जो नाम है वो टेक्निकली पुलकेशिन टू है, राइट ना। तो पुलकेशिन टू नाउ, तो पुलकेशिन टू पहली बात तो आसपास के जो भी छोटे मोटे राजा होंगे उनको हराएंगे। तो हाँ, तो ये भी एक्सपेंशन करेंगे अपने फादर की तरह, ये भी अपने फादर की तरह एक्सपेंशन करेंगे। अब इनके एक्सपेंशन में है ना, मेन इनका एक्सपेंशन सबसे ज्यादा फेमस है। तो इनके एक्सपेंशन में दो चीजें फेमस हैं। एक, इनकी लड़ाई हुई है हर्षवर्धन के साथ। तो क्या ये 600 से 650 का दौर है? क्या ये हर्षवर्धन का दौर है? तो हाँ, तो ये हर्षवर्धन के साथ लड़ाई हुई है। और मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन लॉस्ट एंड ही वॉन, और हर्षवर्धन को टाइटल दिया था, क्या दिया था टाइटल, है ना, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। और पुलकेशिन टू ने भी एक टाइटल ले लिया था, परमेश्वरा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाँ जो है ये एक लड़ाई थी कि हाँ भाई तुम नर्मदा के ऊपर रहो, हम नर्मदा के नीचे रहेंगे। तो नर्मदा बिकेम द बाउंड्री बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन टू। तो एक तो बड़ी लड़ाई ये है। दूसरी जो इनकी लड़ाई है, दूसरी लड़ाई है इनकी पल्लवास से। तो यहीं पड़ोस में इनका पल्लवास का राज्य है। अब पड़ोसियों में झगड़ा होता ही है, पल्लवास। अब इनकी जो कैपिटल है पल्लवास की कैपिटल है कांची। तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं अटैक किया जाए, राइट ना। तो अटैक किया। तो यहां पे पुलकेशिन टू बेसिकली अटैक्ड पल्लवास। तो पुलकेशिन टू अटैक्ड पल्लवास। ना इस समय पल्लवास में जो राजा हैं वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन यहां पे राजा है, राइट ना। तो हाँ, तो जो है महेंद्र वर्मन है ना, जैसे महेंद्र बाहुबली। तो हाँ, तो महेंद्र वर्मन जो है यहाँ पे राजा है। सब महेंद्र वर्मन वन बोल सकते हैं आप इन्हें, पहले महेंद्र वर्मन है। तो महेंद्र वर्मन यहाँ पे हार गए। तो पुलकेशिन टू नॉर्थ में भी जीत गया, साउथ में भी जीत गया, एंड ही लॉस्ट। इनफैक्ट बहुत सारी टेरिटरी, इनफैक्ट ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये एक्चुअली जो है पुलकेशिन टू जीत गया और यहां पे अपने भाई को बिठा दिया, विष्णुवर्धन। तो यहां से एक नई डायनेस्टी चालू हो जाती है, विच इज ईस्टर्न चालुक्यास। यहां पे मेन सेंटर जो है वो है वेंगी, इसीलिए इसको वेंगी चालुक्यास भी कहते हैं। ऐसा मेडिवल में भी आप देखोगे तो वेंगी चालुक्यास। तो वेंगी के ऊपर अपने भाई को बिठा दिया, विष्णुवर्धन, कि हाँ ये इलाका अपना हो गया है, राइट भैया, तुम यहां से राज करो, छोटा भाई है। तो विष्णुवर्धन वहां से बैठ के राजा बन गया, राइट है ना। वो धीरे धीरे अपनी फैमिली चलाता रहेगा, तो आगे जाके ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड दे विल बिकम दी ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी या फिर वेंगी चालुक्यास। तो एक अलग चालुक्य फैमिली यहां से चालू हो जाएगी। प्लस महेंद्र वर्मन को हरा दिया, बड़ी बात हो गई, राइट है ना, कि महेंद्र वर्मन ही हार गए, पल्लवास ही हार गए। बट समवेयर महेंद्र वर्मन वाज एबल टू स्टॉप हिम, राइट है ना, कि हाँ ठीक है जो है रुक जाओ, ऐसा करके महेंद्र वर्मन यहां पर रोक ले गए थे। दूसरा जो इनका झगड़ा हुआ है, इन्होंने आगे फिर सोचा कि हाँ चलो फिर से अटैक करते हैं। तो एक और बार अटेम्प्ट किया इन्होंने, तो उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किया, राइट। एक अटैक हुआ था, बहुत पूरा हरा नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा दूसरा अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला अटैक था, फिर उन्होंने दूसरी बार अटैक किया। अब महेंद्र बाहुबली का बेटा अमरेंद्र बाहुबली आ चुका था, है ना, कहने का मतलब इनका बेटा आ चुका था। महेंद्र वर्मन की डेथ हो चुकी थी, और ये है नरसिम्हा वर्मन। ये भी पहले ही हैं, तो पल्लवास का भी नया राज्य है, सारे पहले हैं। तो नरसिम्हा वर्मन यहां पे जीत जाते हैं, and he basically killed पुलकेशिन टू। तो he killed पुलकेशिन टू, राइट है ना। और उल्टा बादामी पे अटैक कर देते हैं, राइट, बादामी पे। तो बादामी पे अटैक करके उसके ऊपर कैप्चर कर लेते हैं, एंड ही बिकेम वातापी कोंडा। तो अपना एक टाइटल देते हैं कि आज से मुझे बादामी कोंडा, बादामी को हराने वाला, वातापी बोलते थे उसे, तो वातापी कोंडा का यहां पे टाइटल भी देते हैं। तो हमें बेसिकली पता चलता है कि हाँ जो है ये जो दोनों डायनेस्टीज हैं, पल्लवास और चालुक्यास, ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन है, राइट है ना। दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। ऐसा आगे भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट होगा, आगे भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट होगा, कभी ये उन पर अटैक करेंगे, कभी उन पर अटैक करेंगे, तो ये होता रहेगा। बट कम से कम ये 2-3 नाम जो है हमें ध्यान रहे कि हाँ, वन इज पुलकेशिन टू, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा ये दो नाम आपके महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन वन, दीज आर लाइक इनिशियल फाउंडर्स, राइट है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वातापी कोंडा का यहाँ पे टाइटल दिया है, वातापी कोंडा का यहाँ पे नरसिम्हा वर्मन ने टाइटल दिया है, राइट है ना। तो हाँ, तो इसी के साथ हमने जो है पल्लवास की बात भी करी कि पल्लवास के ये दो राजा हैं।
ओके, नाउ अगेन टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन में आप अगर आप इसको डाल दो तो पुलकेशिन 2, तो हाँ, तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सेम पैरेलल जो पलवास की टाइमलाइन आप बनाएंगे उसमें 630 तक महेंद्र वर्मन है और उसके आगे नरसिम्हा वर्मन है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करी कि हाँ, डायनेस्टी वाइज दीज आर सम इंपॉर्टेंट किंग्स जो यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सुनाओ तो हमने पॉलिटिकल डिस्कशन किया, हमने समझा कि हाँ, ये क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारी हमने बातें करी। अभी इकोनॉमी की, ये रिलीजन वगैरह बातें और करेंगे हम लोग, राइट। स्टेट्स के हम लोग बात कर रहे थे कि वक्कटकास वगैरह कौन थे, कदम्बाज एंड चालुक्यास, ये सारा हमने डिस्कशन किया, इक्ष्वाकुस, पल्लवास, कदम्बाज एटसेट्रा, ये सारी हमने बातें करी, राइट ना। नाउ अगेन यहां भी लैंड ग्रांट्स वगैरह प्रेवलेंट है, यस, यहां भी वही सारा कल्चर है, लैंड ग्रांट्स वगैरह प्रेवलेंट है, यानी ब्राह्मण्स का इंपैक्ट जो है यहां भी हो चुका है। लैंड ग्रांट क्यों होता है, सतवाहनास ने चालू किया था, तो हाँ, तो यहां पे तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा, तो हाँ, तो यहां पे भी है। अब लैंड ग्रांट क्यों होता है ना, यू ऑलरेडी नो कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है, पावर की पोजीशन, राजा की पोजीशन जो है लेजिटिमाइज हो जा रही है, तो रीजन वही सब सेम है, राइट है ना। तो ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस है, लैंड ग्रांट वगैरह दिया जा रहा है, सेम कहानी है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बाकी कलाभ्रास के बारे में मैंने आपको बताया कि कलाभ्रास वगैरह को भी हराया गया था, राइट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पल्लवास और चालुक्यास की हम लोगों ने बात करी कि हाँ, इन लोगों के बीच का क्या झगड़ा है, ये वाला हमने कॉन्फ्लिक्ट भी ठीक से समझा कि हाँ, ये क्या हो रहा है। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हो, दिस पेंटिंग इज इन अजंता, तो पुलकेशिन 2 बैठे हुए हैं, राइट ना, दिस इज पुलकेशिन 2, और ये कोई पर्शियन एम्बेसडर है, राइट है ना, खुसरो 2 का जो है एक एम्बेसडर है, राइट। तो दिस इज बेसिकली एम्बेसडर फ्रॉम पर्शिया, तो यानी कि पर्शिया और इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रहा था, पर्शिया और इनके बीच में कुछ जो है ट्रेडिंग रिलेशनशिप, कुछ जो है यू कैन से डिप्लोमेटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते थे। या तो रेन ऑफ पुलकेशिन 2 बताया मैंने आपको, नरसिम्हा वर्मन वगैरह के बारे में बताया हुआ था, आपकी कोंडा का टाइटल ले लिया था, ये सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया। नाउ एक और जो अचीवमेंट है, जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन लोगों का, वो थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं कि हाँ, इन दोनों ही किंगडम्स का कुछ जो है बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक वो लास्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ना आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, या आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन। तो विल फाइंड कि ये दोनों ही जो राज्य हैं, चाहे वो पल्लवास हो चाहे वो चालुक्यास हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स की तरफ जो है इंक्लिनेशन है, यानी कि यहां भी ब्राह्मणिज्म प्रिविलेंट है, यहां भी ब्राह्मणिज्म प्रिविलेंट है, राइट ना। तो ब्राह्मणिज्म का अच्छा खासा इंपैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अगर हम इनकी बात करें, चालुक्यास की बात करें, तो चालुक्यास, इसकी एक कॉपी बना देते हैं। तो चालुक्यास के आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो चालुक्यास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड मेकिंग केव्स। तो इन्होंने पहले क्या बनाई, केव्स बनाई। जैसे हम लोग, जैसे केव का फैशन हुआ करता था, जैसे अजंता वगैरह है, हाँ, तो पहले इन्होंने बनाई केव्स। तो केव का जो है इन्होंने पहले निर्माण किया, केव्स एट बादामी। तो बादामी में आपको केव्स मिलेंगी, बादामी, राइट है ना। फिर जो है, फिर आपका जो है एक ऐहोल। तो ऐहोल और बादामी में आपको क्या मिलेंगी, गुफाएं मिलेंगी। जैसे एक रावण फाड़ी गुफा है कर आपके जो है बादामी में, है ना। कुछ जैन गुफाएं भी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि खाली ब्रह्मनिज्म, तो जैन गुफाएं भी मिलेंगी। एक आध आपको बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा, बट कहीं ना कहीं बुद्धिज्म अब थोड़ा सा बैक सीट ले रहा है, क्योंकि ये कर्नाटका है, राइट है ना। कर्नाटका में जैनिज्म प्रेवलेंट है, आज भी प्रेवलेंट है। सरवन बेलागोला आर द वेरी वेरी फेमस साइट्स फॉर जैनिज्म। तो कर्नाटका होने की वजह से आपको या तो हिंदू मंदिर दिखाई देंगे, ब्राह्मणिकल मंदिर दिखाई देंगे, केव दिखाई देंगी, या फिर आपको एक आध जैन केव दिखाई देंगी। सिमिलरली इसके बाद, केव के बाद ये लोग क्या बनाने लगेंगे, ये बनाने लगेंगे कुछ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, यानी कि मंदिर बनने लगेगा। जैसे हम लोग गुप्ता एरा में बात कर रहे थे कि पहले वो लोग भी गुफा बना रहे थे, उदयगिरी गुफा, बाग केव, ये सब बन रही थी, और उसके बाद गुप्ता एरा में मंदिर बनना चालू हुआ था। तो यहां भी पहले गुफा बनी है, राइट ना, सीधे मंदिर नहीं बना है। हालांकि गुप्ता एरा में कुछ कुछ मंदिर चालू हो चुका था, ये गुप्ता एरा के बाद की बात हो रही है, तो सीधे मंदिर बनाया जा सकता था, बट गुफाओं का कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया में फेमस था। सतवाहनास वगैरह ने 460 गुफाएं बना रखी हैं, तो कहीं ना कहीं गुफा एज अ कॉन्सेप्ट बहुत फेमस था। तो पहले इन लोगों ने गुफा बनाई, लेकिन फिर रियलाइज किया कि नहीं, मंदिर ही बनाया जा सकता है। तो हाँ, तो पहले एक अर्ली फेज है मंदिरों का, राइट है ना, अर्ली फेज, यही ऐहोल वगैरह में। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए गए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर के। और फिर है एक मैच्योर फेज, ये इंपॉर्टेंट है। मैच्योर फेज मेनली जो मिलता है हमको पट्टडाकल में मिलता है, पट्टडाकल है ना। पट्टडाकल इज द मेन सेंटर।
अब यहां पे जो मैच्योर फेज है, यहां पे हमें क्या इवॉल्व होता हुआ दिखेगा, एक न्यू स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देगा। तो ये जो स्टाइल है, दिस स्टाइल इज कॉल्ड एज वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो एक नया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है विच इज वेसारा। अब वेसारा क्या होता है? वेसारा का मतलब हो गया कि हाँ, नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, राइट है ना। तो नॉर्थ इंडिया में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? नॉर्थ इंडिया में नगरा था, नगरा। और साउथ इंडिया में एक स्टाइल है विच इज द्रविड़ा, जो उधर डेवलप हो रहा है। तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो वेसारा इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ नगरा एंड द्रविड़ा, कि कुछ चीजें नगर से आ रही हैं, कुछ चीजें द्रविड़ा से आ रही हैं। कोई मंदिर ज्यादा नगरा की तरह लग रहा है, कोई मंदिर ज्यादा द्रविड़ा की तरह लग रहा है। तो कॉम्बिनेशन है, साउथ इंडिया प्लस नॉर्थ इंडिया का बीच में क्या है? कॉम्बिनेशन है। दिस इज द न्यू स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच इज वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो एक नया मंदिर हमको देखने को मिल रहा है, यस। इसके अलावा जो है चालुक्याज आर ऑल्सो नोन फॉर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे कन्नड़ा का भी ग्रोथ हमें दिखाई देगा, जो लोकल लैंग्वेज है। बट कहीं ना कहीं संस्कृत ऑलरेडी इंडिया में प्रेवलेंट थी, तो दूसरा हम संस्कृत की ग्रोथ देखेंगे, राइट है ना। यहाँ संस्कृत ग्रो करी है, तो यहां भी संस्कृत का डेवलपमेंट है, यहां भी संस्कृत की ग्रोथ हमको दिखाई देगी। जैसे कि जो है जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन, राइट है ना। पुलकेशिन की बात कर रहे थे हम, पुलकेशिन 2। तो पुलकेशिन 2 क्या नाम हो गया? कीर्तिवर्मन। तो पुलकेशिन 2 का एक कोर्ट पोएट है, इनका एक कोर्ट पोएट है रवि कीर्ति। तो इसने एक इंस्क्रिप्शन लिखा है विच इज कॉल्ड एज ऐहोल इंस्क्रिप्शन। तो एक जैन मंदिर है वहां पे ऐहोल में, वहां पे उसने कुछ कविता लिखी हुई है, इंस्क्रिप्शन। ये कन्नड़ लैंग्वेज में है। तो हमें दिख रहा है कि हाँ, कन्नड़ा में इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे जा रहे हैं। अब तक ब्राह्मी स्क्रिप्ट और बेसिकली प्राकृत में लिखा जाता था, राइट है ना, संस्कृत में लिखा जाने लगा था। लेकिन अब लोकल लैंग्वेजेस की ग्रोथ हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी। तो जो चालुक्य है, चालुक्य इज बेसिकली कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ कर्नाटका है। तो कर्नाटका की वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है डायनेस्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे गोल्डन एज कहा गया कि कर्नाटका का गोल्डन एज है। तो कन्नड़ा ग्रो कर रही है, कन्नड़ा ग्रो कर रही है। दूसरा, संस्कृत की ग्रोथ भी दिखाई देगी, हमें संस्कृत की ग्रोथ भी दिखाई देगी। या संस्कृत की ग्रोथ भी दिखाई देगी हमें। तो विल रियलाइज कि हाँ, जो है कल्चरल ग्रोथ भी धीरे धीरे साउथ इंडिया में इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पल्लवास। तो पल्लवास में अगेन जैसे कि हम यहां कह रहे हैं कन्नड़ा ग्रो कर रही है, वैसा ही सिमिलर हमें डेवलपमेंट पल्लवास में भी दिखाई देगा, है ना। कि यहां पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी तमिल की, प्लस संस्कृत भी चल रहा है, संस्कृत भी चल रहा है। अब संस्कृत में एक फेमस किताब है महेंद्र वर्मन की, विच इज मत्त विलास प्रहासना। तो मत्त विलास प्रहासना, तो महेंद्र वर्मन की मत्त विलास प्रहासना इज अ फेमस बुक, राइट, जो संस्कृत में लिखी है उन्होंने, राइट है ना। एक और उनकी किताब है दक्षिण चित्रम, राइट है ना। तो वो जो है पेंटिंग वगैरह भी करते थे। तो इस समय पल्लवास में हमको जो है पेंटिंग वगैरह भी दिखाई देगी, है ना, कि पेंटिंग हो रही। तो सीता नवासल केव्स जो है आपकी चित्तनिवासल केव्स बेसिकली, वो आपकी क्या है, उसमें पेंटिंग्स भी दिखाई देती है। खैर, अगेन कमिंग बैक टू द आर्किटेक्चर। तो पल्लवास में भी सेम कहानी है। पल्लवास में क्या हुआ है कि पहले केव बना है, राइट है ना, केव बना है। तो केव जो है, केव, यहां पे केव ना कह के इनको कहा जाता है मंडप। इट इज एसोसिएटेड विद महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन ने हर चीज में कंट्रीब्यूट किया है ना। वो है बाहुबली डांस भी कर सकता है, बाहुबली जो है लिख भी सकता है, बाहुबली जो है गा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो महेंद्र बाहुबली यहां कुछ भी कर सकता है। तो महेंद्र बाहुबली इज अ राइटर, महेंद्र बाहुबली इज अ सिंगर, महेंद्र बाहुबली इज अ पेंटर, है ना, सारी चीजें कर रहा है। तो वो मंडप बना रहा है। अब मंडप क्या होता है? जैसे गुफा आप काटते हो कि कोई आपका पहाड़ है और पहाड़ में आप लोग गुफा काट देते हो, राइट। यहां पे क्या होता है मंडप में लेट से कोई पत्थर रखा हुआ है ना, बड़ा सा कोई चट्टान रखी हुई है। चट्टान को काट के इसके अंदर कमरा बना दो और जो है ऐसे बाहर की तरफ पिलर्स वगैरह बना दो और उसके अंदर जाके पूजा कर दो। तो चट्टान को काट के उसके अंदर मंदिर बनाना, तो यहां पे मंडप वगैरह बनने चालू हुए हैं। तो अगेन साउंड्स लाइक केव ओनली, कि हाँ जो है कोई चट्टान थी बड़ी सी, उसके अंदर क्या बना दिया है, मंदिर बना दिया है। तो ये चीज किससे चालू हुई? महेंद्र वर्मन से चालू हुई।
देन नरसिम्हवर्मन से एक और चीज चालू होती है। नरसिम्हवर्मन से एक जो है नेक्स्ट स्टेज जो है इज द स्टेज ऑफ रथास, राइट। एंड आई कैन शिफ्ट दिस, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं इधर। तो एक और चीज जो यहां पे चालू होती है, एक और कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देगा, वो है रथ का। रथ का तो हमें रथ दिखाई देंगे एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि नरसिम्हवर्मन का एक टाइटल ममल्ला भी है। ममल्ला मतलब होता है रेसलर, कि हाँ भाई कुश्ती उश्ती करते थे तो ममल्ला, तो इन्हीं के नाम पे ममल्लापुरम या महाबलीपुरम है। तो रथ बनाया। अब रथ क्या होता है? रथ होता है कि मान लो कोई बड़ा सा चट्टान है, फिर वही बात है ना कि कोई बड़ी सी चट्टान है, आप इस चट्टान को काट कर उसमें से मंदिर बना दीजिए, राइट है ना, कोई मंदिर बना दीजिए, इसमें पिलर विलर भी है ऐसे, ये बना दीजिए, तो ये इसको क्या कहते हैं? रथ। तो महाबलीपुरम में ऐसे हमको पंच पांडव रथ दिखाई देते हैं। तो वी हैव पंच पांडव रथ, तो 5 रथ है, उनका पांडवों से कोई रियल लेना देना नहीं है, 5 पांडव रथ हैं, एग्जाम्पल है ये, या तो रथों का कॉन्सेप्ट आया। और उसके बाद जो आगे राजा है उसमें उन लोगों ने मंदिर बनाए, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए, जिसमें फेमस है आपका कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल, राइट। एक और फेमस है शोर टेम्पल। तो कैलाशनाथ टेम्पल, शोर टेम्पल, तो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनने लगे। तो जो आप साउथ इंडिया के मंदिर देखते हो ना कि हाँ बड़ा बड़ा विमान सा बना हुआ है, राइट, इट इज बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द्रविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यहां से द्रविड़ा स्कूल चालू होता है, स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये इसी से इंस्पायर्ड है, ये इसी से इंस्पायर्ड है, राइट। हाँ, कि जो 5 पांडव रथ हैं बेसिकली उसी में जो रथ है आपका एक युधिष्ठिर रथ है, राइट है ना, युधिष्ठिर रथ है, भीम रथ है ना। तो मेनली इट इज कमिंग फ्रॉम भीम एंड युधिष्ठिर, बट मेनली हाँ जो है युधिष्ठिर रथ जो है, राइट है ना, उससे जो है ये एक आर्किटेक्चर आ रहा है, मंदिर आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज द्रविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है दिस इज एट कांची, है ना, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। तो हाँ, तो एक बड़ा सा जो है आप देखेंगे कि हाँ उसमें ऐसा ऊपर बड़ा विमान बना हुआ है, राइट। हाँ, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक गर्भगृह है जहां पे भगवान रखें, उसके ऊपर खूब बड़ा सा ऐसा पिरामिड बना देंगे, राइट, ऐसा भी नहीं, ऐसा पिरामिडल जो है बना देंगे, दिस इज कॉल्ड एज विमान, राइट। उसके आगे एक मंडप होगा जिसमें पिलर्स वगैरह भी होंगे, यहाँ पे भगवान होंगे, तो ऐसा ही है कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये डिफरेंट स्टाइल है। नगरा स्टाइल में क्या होता है, थोड़ा कर्व होता है, राइट ना, इसमें क्या है, पिरामिडल है, राइट ना, स्टेप करके पिरामिडल है, राइट ना। तो हाँ, तो ये स्टाइल यहाँ पर आ चुका है विच इज कॉल्ड एज द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके अलावा केव में पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, जैसे मैंने कहा कि सीता नवासर केव, तो लिटरेचर में भी ग्रोथ है, पेंटिंग्स की भी ग्रोथ है, मंदिर वगैरह भी बहुत सारे आ गए। ये सारा डेवलपमेंट इस दौर में हो रहा है ना। एक और चीज जो यहां से शुरू हो रही है, जो आप मेडिवल में पढ़ोगे, इस भक्ति के जो मंदिर हैं, राइट ना, कि हाँ जो है ये जो दौर है इसमें जो एक और डेवलपमेंट हो रहा है इज द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति। ना भक्ति क्या है? भक्ति तो भक्ति बेसिकली है कि जो है देखो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे ब्राह्मण्स आ रहे थे और वो ब्राह्मणिकल जो थॉट है उसको स्प्रेड कर रहे थे, वर्णास की थॉट को स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोकल कुछ जो है यू कैन से पुजारी या प्रीस्ट या किसी भी कास्ट के लोग, राइट, उन्होंने भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी अपने हिसाब से। अब इसमें नाम आता है, तो भक्ति इज बेसिकली अबाउट, है ना, कि भक्ति की शुरुआत कहां से हो रहा है। तो भक्ति एज अ कॉन्सेप्ट इज कि भगवान की पूजा करने के लिए मुझे कोई विधि विधान नहीं चाहिए, राइट है ना। मैं भगवान से अगर प्रेम करता हूं तो हाँ ये भक्ति है ना, मैं भक्त हूं भगवान का, है ना, कोई विधि विधान कोई कर्मकांड उसमें नहीं चाहिए। भक्ति इज अबाउट लव मार्ग, है ना, डिवोशन मार्ग, हम डिवोटेड है भगवान को। तो वहां पर जो है उस समय तमिलनाडु में 2 ग्रुप हुआ, एक हुए नयनार्स और एक हुए अलवर्स। अलवर्स भगवान विष्णु के लिए गाने गाते हैं, राइट, भजन लिखते हैं और गाया जाता है, और नयनार्स जो है भगवान शिव के लिए हैं, भगवान शिव। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं। इसमें कोई कास्ट होना जरूरी है क्या, ब्राह्मण होना जरूरी है ये बनने के लिए? नहीं। तो कुछ 63 नयनार्स हैं, राइट, 63 ऐसे लोग हैं
जो जो नायनार्स हैं भगवान शिव के लिए गाने गाते हैं, अलवर्स ऐसे कुछ 12 अलवर्स हैं जो भगवान विष्णु के गाने गा रहे हैं, राइट है ना, उनके लिए भजन कर रहे हैं। तो एक भक्ति मूवमेंट, एक नया दौर यहां से चालू हुआ विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ब्राह्मण्स, राइट। इसमें कोई पूजा पाठ है, कोई जो है वैदिक थॉट है इसमें नहीं, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं। तो भक्ति भी यहीं से चालू होता है, भक्ति भी यहीं से चालू होता है, धीरे धीरे ग्रो करेगा यहां से भक्ति। चलिए, तो ये हमने डिस्कशन किया अबाउट जो है पल्लवास का। हमने समझा कि पल्लवास और चालुक्यास का और क्या जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए, नाउ एक और जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे, चलिए इससे ज्यादा जूम आउट नहीं करते, तो एक और जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे इस कि जो ग्रोथ हो रही, जो राज्य यहां पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जो बातें हम लोग कर रहे हैं, राइट ना, ये राज्य कहीं ना कहीं इट इज पॉसिबल कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, समझो इस बात को, अगेन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, राइट है, तो वी हैव सीन ऑल दिस, लेट्स गो अहेड। तो टेम्पल वगैरह की हमने बात कर ली, लैंड ग्रांट हम ऑलरेडी समझते हैं। तो एक हम बात करते हैं रूरल एक्सपेंशन, डिमांड्स ऑन द पेजेंट्री और सोशल स्ट्रक्चर, एक ये टॉपिक समझते हैं। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, राइट है ना, कि हाँ ये स्टेट्स वगैरह का ग्रोथ हो रहा है, तो समझो कि इकोनॉमी में जो है दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है एग्रीकल्चर। सो नाउ तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इस तरह का स्टेट डेवलप हो विदाउट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल सरप्लस मींस कि हाँ यहां पे रूरल एक्सपेंशन हुआ है, राइट है ना, कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, रूरल एक्सपेंशन की हम लोग बातें करते हैं, राइट है ना, कि हाँ लैंड ग्रांट दे दिया तो एक्सपेंशन हो गया, तो कहीं ना कहीं रूरल एक्सपेंशन हुआ है। अनदर थिंग इज कि क्या डिपेंडेंसी ट्रेड पे हो सकती है बहुत ज्यादा? नहीं। ट्रेड हमने समझा था ये बहुत अच्छा ट्रेड हुआ करता था जब रोमन एम्पायर से ट्रेडिंग करते थे, बट अब वो दौर नहीं रहा। ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं हो रहा, राइट, देयर इज अ गुड ट्रेड हैपनिंग, बट क्या इससे राज्य चल जाएगा? इससे राज्य नहीं चलेगा, राइट है ना, कि हाँ जो है डेफिनेटली देयर आर सम पोर्ट्स, जैसे कि यहाँ पे चौल है, चौल इज अ फेमस पोर्ट, राइट, मैंगलोर इज देयर, प्लस ममल्लापुरम इज अ इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो देयर आर सम पोर्ट जहां से ट्रेडिंग हो रही है, राइट ना, ट्रेडिंग हो रही है इधर जो है पर्शिया साइड में, साउथ ईस्ट ये है सेंट्रल मिड ईस्ट साइड में, तो इधर से भी ट्रेडिंग हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया से भी ट्रेडिंग हो रही है, बट इट इज नॉट समथिंग जिसके पैसे से, जिसके टैक्स से राज्य चल सके। तो कहीं ना कहीं देयर इज ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है, रूरल एक्सपेंशन हुआ है, तभी इस तरह का स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि हाँ रूरल एक्सपेंशन हुआ है, उससे एग्रीकल्चरल सरप्लस आया है, जिससे इस तरह के स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। सीधा भी कह सकते हैं कि हाँ ये इतना स्टेट है, यानी कि श्योर है कि एग्रीकल्चरल सरप्लस रहा होगा, रूरल एक्सपेंशन भी हुआ होगा, तभी इस तरह का स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसी में तमिलनाडु में जैसे हमको जो है पल्लवास के राज्य में क्या दिखाई देगा, है ना, अगर हम यही चीज पल्लवास के राज्य में देखें, एट पल्लवास तमिलनाडु, पल्लवास एंड पांड्यास, यहां पे हमें 3 तरह के सेंटर्स दिखाई देंगे। कुछ गांव होंगे जिनको कहा जाएगा उर क्या है? उर बेसिकली नॉन ब्राह्मणिकल गांव है, नॉर्मल लोग जहां रह रहे हैं, आम जनता जहां पे रह रही है, खेती कर रही है, वो है उर। क्या ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है? बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, राइट ना, कि आम जनता है, राइट ना, लेकिन हाँ खेती कर रहे हैं। तो एक गांव जो नॉर्मल गांव है उसे कहते हैं उर। तब आप कहेंगे सर अब नॉर्मल गांव क्या होता है फिर, है ना, आइए समझते हैं। तो हाँ, तो जो दूसरे तरीके के गांव है, राइट ना, वहां पे क्या होता है वहां पे जो हमने लोग लैंड ग्रांट दे रहे थे ना ब्राह्मण्स को, तो बहुत सारी जमीनें ब्राह्मण्स को दी गई थी। तो जो लैंड ग्रांट, तो ब्राह्मण्स को दिए हुए जो दान है, राइट ना, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ब्राह्मण्स के होने की वजह से चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड डिफाइंड है। तो यहां पर होती है सभा, और जो नॉन ब्राह्मणिकल गांव है वहां पे होता है उर। तो उर बोले तो कि हाँ लोग ऐसे आपस में मिलजुल, जैसे पंचायत होती है, 5, 6, 8 लोग मिल गए, राइट है ना, और जो है गांव की देखरेख कर रहे हैं। क्या ये बहुत स्ट्रक्चर्ड होगा, बहुत डिफाइंड होगा? नहीं। क्या ये बहुत एडवांस्ड होगा? नहीं। क्या इसे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी? नहीं। लेकिन यहां पर क्या होगा, जहां पे सभा है, कि हाँ एक प्रॉपर बॉडी है जो गांव की देखरेख करती है, राइट ना, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बॉडी है ब्राह्मण्स की, है ना, ये पूरा गांव ब्राह्मण्स को दिया गया है। तो यहां पे क्या रहते, कौन रहते? ब्राह्मण्स रहते हैं, ब्राह्मण्स का गांव है।
तो यहाँ पे जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, सभा बोलते हैं इसे, सभा, और ये पूरे गांव की देखरेख कर रही है। तो यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाई देगा, ज्यादा अच्छा एग्रीकल्चर दिखाई देगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं ये गांव जो है ये अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चरल सरप्लस। सिमिलरली अगर कहीं शहर है, शहर में भी सभाएं होंगी, शहर में भी ऐसे असेंबलीज होंगी, राइट, उनको कहते हैं नगरम। नगरम ये बेसिकली ऐसे गांव या ऐसी जगह जहां पे ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको आप कहते हैं नगरम, राइट है। तो हाँ, तो उर, सभा, नगरम। उर ऐसे गांव की जो है असेंबली है जहां पे ब्राह्मण्स नहीं है, नॉन ब्राह्मणिकल, दान नहीं दिया गया है। सभा ऐसे गांव की असेंबली है, ऐसे गांव की ग्रुपिंग है जहां पर ब्राह्मण्स को दान दे दिया गया है। और नगरम ऐसे गांव की असेंबली है जहां पर ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, या फिर थोड़ा सा अर्बनाइजेशन जैसा कुछ बिल्ड हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, नगरम। तो ये जो है आप देखेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं रूरल एक्सपेंशन को जो है डिफाइन कर रहा है। अनदर थिंग विच वी अंडरस्टैंड कि जो है जो नॉन ब्राह्मणिकल, ये जो लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स है, ये लोग टैक्स पे करते हैं, ये लोग टैक्स तो पे करते नहीं है, ये तो लैंड ग्रांट दिया हुआ था, तो यहां से टैक्सेस नहीं जाते हैं। टैक्स या तो यहां से जाता है और टैक्स या तो यहां से जाता है। अब ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये आर्टिजन है, ट्रेडर है, मर्चेंट है, तो यहां पे कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो नहीं रहा, तो यहां से भी कोई टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं होता। तो सारा जो रिलायंस है वो बेसिकली इनके ऊपर है। तो यानी कि यहीं पे पूरा फोकस होगा, राजा का पूरा फोकस है कि यहीं से जो है पैसा निकाल ले। तो व्हाट वी आल्सो रियलाइज कि भाई सारी जोर जबरदस्ती भी यहीं चलेगी, राइट है ना। तो हाँ, तो यहां पे हम फेस करेंगे ऑपरेशन, राइट है ना, ऑपरेशन फेस करेंगे, फोर्स लेबर फेस करेंगे, विष्टि, यहां जोर जबरदस्ती करके यहां से पैसा निकाला जाएगा। तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहां पे हो रहा है कि हाँ जो राजा है, चाहे वो पल्लवाज हो गए, चाहे वो चालुक्याज हो गए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेजेंट ऑपरेशन हमको दिखाई दे रहा है कि किसान यहां पे थोड़ा परेशान भी है, क्योंकि वही सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो राजा कोशिश करेगा कि सारा पैसा मैं वहीं से निकाल लूं, है ना। एक बार फिर से इसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि हाँ भाई जिस तरह से स्टेट क्रिएट हो रहा है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है और रूरल एक्सपेंशन है। पल्लवास के राज्य में हमको 3 तरह के गांव दिखाई दे रहे हैं। एक गांव है जो कि नॉन ब्राह्मणिकल गांव है, जो दान नहीं दिया गया, नॉर्मल गांव है। यहां पे जो असेंबली है, पंचायत है, उसको कहते हैं उर। पंचायत में ऐसे ही कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि 5 ही लोग हैं, राइट। यहां पे जो भी जमींदार लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं, वो लोग आपस में मिल जाते हैं और गांव का मैनेजमेंट देखते हैं। ऐसी पंचायत को कहते हैं उर, या ऐसी असेंबली को कहते हैं उर। ब्राह्मण्स को जो दान दे दिया गया है वो गांव, वहां पे क्या है कि सारी फैमिलीज के ब्राह्मण्स या सारी फैमिलीज के जो हेड हैं वो मिलके बनाते हैं सभा, और गांव का मैनेजमेंट देखते हैं, राइट। एक आपका गांव है जहां पे आर्टिजन, ट्रेडर, मर्चेंट रहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा अर्बनाइजेशन भी आ गया हो यहाँ पे, राइट है ना, मार्केट क्रिएट हो गई हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे जो असेंबली है नगरम, तो यहाँ पे जो मेन आर्टिजन है, मेन ट्रेडर्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये लोग मिलकर अपना एक असेंबली बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज नगरम। तो ये भी एक असेंबली है, ये भी एक असेंबली है, वो भी एक असेंबली है। अपने अपने इलाके में ये लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। दूसरा हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इस दौर में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस दौर में जो है देयर इज पेजेंट ऑपरेशन, राइट है ना। थोड़ा जोर जबरदस्ती चल रही है, किसके साथ, उनके साथ, राइट, क्योंकि वो दान नहीं दिया गया है, उनको टैक्स देना है, और टैक्स राजा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना। तो हाँ, तो थोड़ा जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, यस। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज पेजेंट ऑपरेशन, व्हाट वी एक्सपेक्ट इज फोर्स लेबर, राइट है ना। थोड़ा जबरदस्ती उस साइड यहां पर चल रही है, इतनी ही कहानी है, राइट, सिंपल सा है, राइट। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ जो है डिमांड ऑन द पेजेंट्री। तो रिसोर्सेज हमने समझा कि थोड़ा सा जो है यू कैन से बहुत ज्यादा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं है, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर है। तो पेजेंट्री इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यस, पेजेंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए वकटकास के राज्य में, पल्लवास के राज्य में देयर इज बर्डन ऑन द पेजेंट्री, पूरा बोझ वही उठा रहे, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है वकटकास में भी सिमिलर बर्डन है, यस। लैंड टैक्स अच्छा खासा सिग्निफिकेंट है, किसानों को देना पड़ रहा है, यस। तो इस इलाके में ऐसा ही है, वकटकास के राज्य में भी ऐसा ही था। प्लस किसानों से डिमांड है कि थोड़ा दिल खोल के दे दो, राइट ना, कि हाँ बेनेवोलेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा सीरियल दे दो हमको, खाना जो है ये धान वगैरह दे दो, सोना दे दो, राइट ना, जो है पेड़ से कुछ निकल रहा है तो वो भी दे दो, शुगर लिकर। तो इस तरह से कुछ भी गांव से जो है कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी कलेक्ट किया जा सकता है, राइट, जो भी पॉसिबल है वो कलेक्ट किया जा रहा है। प्लस फोर्स लेबर के बारे में आपको बता रहा था कि हाँ जो किसान हैं या फिर जो गांव के लोग हैं उनसे जबरदस्ती भी काम कराया जा रहा है, फ्री का काम भी कराया जा रहा है, जिसे आप विष्टि कह रहे हैं, जिसके बदले जो है कोई ऐसा पैसा नहीं दिया जा रहा है।
राइट है ना, प्लस प्लस ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग सप्लाइंग बुलक्स फॉर कार्ट, प्रोवाइडिंग कॉट्स, चारकोल, ओवंस, कि हाँ अगर कोई सेना वेना वहां से गुजर रही है या कोई सरकारी मेहमान आया है तो गांव से जो है ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये सारी चीजें आप हमको प्रोवाइड करेंगे अगर जो है हम लोग उधर से गुजर रहे हैं या फिर हमें कोई जरूरत है तो आप ये जो भी चीजें आपके गाँव से आ सकती हो सारी चीजें हमको प्रोवाइड करिए, लकड़ी जो है, जानवर, राइट ना, खाना, जो भी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हैं प्लीज प्रोवाइड करिए। तो ये सब जो है पेजेंट्री से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है। ब्राह्मण्स को हमने बताया कि हाँ इम्यूनिटी इनको ग्रांटेड है, दैट इज द रीजन कि जो उर वाले गांव है या फिर जो ब्राह्मणिकल गांव है या जो जिनको ब्राह्मण्स को दान दे दिया गया है वहां पे इस तरह का जो है इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। राइट ना, चलिए तो ये वाली हमने बात करी ना। रूरल एक्सपेंशन के बारे में आपको बता रहा था, तो यही है कि हेडिंग में थोड़ा बांट के जो है कनेक्ट नहीं होती बातें, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हाँ हेडिंग के थ्रू नहीं जाएंगे, हम जो है अलग से पढ़ेंगे। राइट है ना, तो हाँ तो जो है यहाँ पे डेफिनेटली जो हो स्टेट जो चल पा रहा है वो कहीं ना कहीं किसान पे कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या जबरदस्ती उनसे लिया जा रहा है, तभी वो जो है स्टेट यहाँ पर चल पा रहा है। राइट है ना, तो हाँ तो जो है ये पूरा टैक्सेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है स्टेट्स, यस एग्रीकल्चरल टैक्स पर डिपेंडेंट है ये सारे के सारे स्टेट्स। राइट है ना, ऐसा हमने समझा यहाँ पर। तो रूरल कम्युनिटीज का हमने रोल समझा कि हाँ ये क्या है, तो रूरल कम्युनिटीज ग्रो कर रही हैं, ट्राइबल एरियाज में भी एक्सपेंशन हो रहा है, तब कहीं जाके इस तरह की ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि उर जो है राइट ना कि नॉर्मल पेजेंट कास्ट है, राइट सदर्न तमिलनाडु में ऐसा कुछ हो रहा है, और जो है यहाँ पे जो गांव का जो सरदार है वो जो है सारा टैक्स वैक्स कलेक्ट करके पैसा देता है। सभा जो है सभा हमने बताया कि वो गांव जो ब्राह्मण्स को दान दे दिया गया है, ब्रह्मदेय, तो ब्रह्मदेय गांव में जो है सभाएं हैं, ब्राह्मण्स की सभाएं हैं, ये लोग जो है इनके पास इनको टैक्स वगैरह नहीं देना है, अपनी जमीन पे इनका हक भी है। राइट ना, प्लेड अ रोल इन स्प्रेडिंग न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, तो नया मेथड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा है ना यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हम बात कर रहे थे नगरम कि हाँ वैसे गाँव जहाँ पे ट्रेडर्स मर्चेंट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, राइट ना, तो वो क्या है नगरम है, तो नगरम, तो ये हमने समझा कि इस तरह का रूरल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए ओके, सो नाउ वी हैव सीन जो है ऑल दिस। नाउ सोशल स्ट्रक्चर, अगेन इसमें कोई बदलाव नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर में पहले भी जो हमने बात करी थी है ना, लेट मी रिमाइंड सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या है कि अब हम लोग बात कर रहे थे फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर इटसेल्फ कि यहां ऊपर से ब्राह्मण्स आए हैं, जैन आए हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क आए हैं, बट अभी के जैसे राजाओं का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ब्राह्मण्स हमको दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ इनको लैंड ग्रांट वगैरह बहुत दिखाई दे रहा है, इनको दिया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ ब्राह्मणिज्म राइज पे है, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फोकस किस पे है, ब्राह्मण्स पे। राइट है ना, राजा जो है राजा वैदिक सैक्रिफाइसेस कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वैदिक सैक्रिफाइसेस ये सब चल रहा है। तो दिस इज ऑल इंपैक्ट ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स आ गए। अब ब्राह्मण्स के आने की वजह से अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वर्ण सिस्टम आ रहा है। अब हमको थोड़ा थोड़ा वर्ण सिस्टम हमको दिखाई देगा, बट एकदम बहुत डीप दिखाई देने लगेगा, एकदम डीप तो नहीं दिखाई देगा, बट स्टिल हमको वर्ण सिस्टम दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको संगम में बताया था कि हाँ जो राजा लोग हैं, किंग है, चीफ्स हैं, ये क्षत्रिय बन जाएंगे या है ना, प्लस अदर कास्ट, प्लस अनटचेबल्स भी दिखाई देंगे, है ना, कुछ लोग अनटचेबल्स घोषित कर दिए जाएंगे कि हाँ दीज आर अनटचेबल्स। तो हाँ तो वर्ण सिस्टम का भी इंपैक्ट हमको सोसाइटी में दिखाई देने लगेगा। बट जैसे कि पहले भी बहुत सारी कास्ट एग्जिस्ट करती थी, जैसे हम बात कर रहे थे वेललाज की, राइट है ना, कि एग्रीकल्चरल कास्ट है वेललाज, तो वेललाज यहां भी होंगे, है ना, तो वेललाज वगैरह अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेललाज अभी भी प्रोमिनेंट है। तो देयर आर मल्टीपल पेजेंट कास्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो बाकी प्रीस्ट जो हमने समझा कि हाँ जो है ब्राह्मण्स के इन्फ्लुएंस की वजह से काफी चेंजेस आ रहे हैं, राइट है ना, इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले कर रहे हैं, इनको काफी प्रिविलेज है। राइट, पेजेंट्री में कई सारी कास्ट एग्जिस्ट करती हैं, शूद्रास भी हैं ब्राह्मणिकल, यहाँ पे शूद्रास भी दिखाई देंगे हमको, अनटचेबल्स भी दिखाई देंगे, ये सारी चीजें हमको दिखाई देंगी। नाउ अगेन यहाँ भी यही एक्सपेक्टेशन है कि हाँ कलयुग है, राइट ना, लोग वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हाँ तो एज ऑफ कलयुग में राजा से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या करेगा, धर्म का रिस्टोरेशन करेगा। अच्छा बाय द वे, ये जो फोटो आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज डेसेंट ऑफ गंगा, descent of Ganga, or this is also called as Arjuna's penance। ये कहां है ना, ये दिस इज ऑल्सो एट महाबलीपुरम, तो दिस इज एट महाबलीपुरम। तो इस तरह की स्कल्पचरल आर्ट भी पल्लवास के टाइम में ग्रो करी है महाबलीपुरम, है ना। यहाँ ये पूरा एक पत्थर था, इसको पूरा एक गैलरी बना दिया, पूरी आर्ट गैलरी बना दी कि हाथी आ रहे हैं। अब इसे डेसेंट ऑफ गंगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहां से गंगा जी उतर रही हैं,
और यहाँ पर कोई है जो पूजा कर रहा है, कहाँ गए, राइट ना, कोई है जो यहाँ पर पूजा कर रहा है। हाँ, एक ये है भागीरथी, कि शायद ये भागीरथी हैं, कि हाँ यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और उसके बाद गंगा जी उतरी और सारे देवी देवता खड़े होकर जो है आरती कर रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, राइट। ऐसा मोमेंट है भाई, ऐसे मोमेंट सारी देवी देवता आ जाते हैं, तो सारे लोग हैं, हाथी वाथी भी आ गए पानी पीने, तो दिस इज डिसेंट ऑफ गंगा। दूसरा इसे माना गया है कि शायद ये अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं नदी किनारे, ये भी फोटो हो सकती है। तो वी आर नॉट वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली क्या डिपिक्ट कर रहा है, आइदर दिस इज डेसेंट ऑफ गंगा या फिर दिस इज अर्जुन की तपस्या, राइट। दोनों में से कुछ ये हो सकता है महाबलीपुरम में। तो पलवास के टाइम में इस तरह की स्कल्पचरल आर्ट भी ग्रो हुई है, यस। चलिए, तो नाउ तो लेट्स अगेन टॉक अबाउट पीवाईक्यूज। अगेन जो है ये वाला जो सवाल है 2020 में पूछा गया है। अब इसमें सारे स्टेटमेंट्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं, मेडिवल का क्वेश्चन है ये, जिसमें आप ये समझिए कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पलवास अंडर महेंद्र वर्मन वन ऐसा करके पूछा गया है, बाकी अभी आपने नहीं पढ़े, तो सवाल अभी करने की जरूरत नहीं है, राइट है ना। एक महाबलीपुरम और अजंता के बीच में कंपैरिजन पूछा था। अगेन दिस इज अ बिट कल्चर ओरिएंटेड सवाल है ना, थोड़ा सा ट्राई करोगे आप, है ना, कि क्या है। तो महाबलीपुरम और अजंता को कंपेयर कर दिया था इस सवाल में, 2016 का सवाल है। प्लस एक और पूछा था ऐसा ही सवाल, दिस इज 2014, जिसने पूछा था कि हाँ ये अजंता में है कि नहीं, ये माउंट आबू में है कि नहीं, ये अर्जुनास पेनिस यहाँ पे है कि नहीं, राइट। तो एक बड़ा सा वराह अवतार है ना, किसी गुफा में हमको कहीं दिख रहा है, क्या वो माउंट आबू में है। बहुत बड़ी बुद्धा की परिनिर्वाणा वाली जो है इमेज है, क्या वो अजंता में है, राइट ना, ये सवाल है। अब ये ज़्यादा ओरिएंटेड है कल्चर की तरफ, राइट है ना, तो कोशिश करिएगा। लेकिन हाँ, ये सारा डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन कि हाँ वो मूर्ति कैसी है, राइट है ना, जो है अजंता की कौन सी केव में क्या है, ये सब मैं कल्चर में पढ़ाता हूँ, राइट ना। कल्चर में सब डिटेल अजंता में केव बाय केव बात करेंगे कि हाँ इनिशियल केव्स कौन सी हैं, बाद की केव्स कौन सी हैं, स्कल्पचरल केव्स कौन सी हैं, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, राइट, क्यों जाना जाता है, खास क्या है ना, तो वहाँ पर डिस्कशन करते हैं वो सारा, राइट। अभी विद पल्लवास और उसमें जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। अभी हम लोग डायनेस्टी की कहानी पे, उससे रिलेटेड कहानियों की बात कर रहे थे। चलिए, एक और सवाल 2013 का है, अगेन सिमिलर सवाल है कि बादामी क्या जो है ओल्डेस्ट केव्स हैं, एक बराबर रॉक पे पूछा है, अल्मोड़ा पे पूछा है, डिफरेंट फेथ है कि नहीं है। अगेन दिस इज ऑल रिलेटेड टू आर्किटेक्चर ओनली, तो ये 2013 का सवाल है, ट्राई करिएगा। सो नाउ वी आर डन विद एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया हमने कंप्लीट कर ली है, राइट ना, पूरी टाइमलाइन हमारी हो गई है, हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, एंड हमने कर दिया है, 750 पे हम लोग खड़े हैं। अब 750 से शुरू होती है मेडिवल इंडिया। उम्मीद है कि आपने अब तक का पूरा कोर्स, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है हो गई होंगी। अब इसी से रिवाइज करना है, इसी से सवाल आएंगे, राइट ना। तो हाँ, तो जो है उसके साथ साथ अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, उसके साथ कोई एक सोर्स, बी इट आर एस शर्मा, बी इट जो है यूपीएससी वाला, रिकमेंडेड इज यूपीएससी वाला, लेकिन अगर आप आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है भाई। ऐसा समझो कि हाँ इतना पढ़ने के बाद अगर कोई सवाल आ रहा है, राइट ना, तो हाँ तो शायद वो और लोगों से भी नहीं हो पाएगा। अगर कोई और बाहर से सवाल आ रहा है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं हो रहा है, तो हाँ तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का, है ना। हो सकता है भाई, ऐसा हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इसकी बाहर भी हो सकता है, बट यूपीएससी के लिए जनता इतना पढ़ ले वही बहुत है। तो हाँ, तो सारे लोग इतना ही पढ़ रहे होंगे, तो चिंता मत करिए, इतना पढ़ लीजिए आप, इसी में से सारे आ जाने चाहिए। शायद कोई एक आध सवाल जो इधर उधर से कुछ और निकाले तो हो सकता है, बट अदरवाइज आई अज्यूम कि हाँ जो है आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, पूरी टाइमलाइन समझ में आ गई होगी, एंशिएंट इंडिया में कौन क्या है, कैसे मूव कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फेवरेट होगा आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल, कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल पूछे, कुछ लैंड ग्रांट में पूछ ले, कुछ राजा के बारे में कुछ पूछ ले, राइट ना, इकोनॉमी से कुछ पूछ ले, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप जरूर हैंडल कर पाएंगे। बाकी अगेन इसको बार बार रिवाइज करिए, अभी प्रीलिम्स में समय है, अभी तो जो है काफ़ी समय है, तो हाँ तो जो है आपके पास टाइम है, से बार बार रिवाइज करिए ना, भूल जाएगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना जो है आपका कमांड आता रहेगा। चलिए, तो आज हम इसे अब यहीं तक रखेंगे, राइट है ना, जो है अच्छा साथ रहा आप लोगों का, और बाकी आप प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।